बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 1101 मुझे पता था कि तुम आओगे। कार में बैठे लोगों को गुस्सा इस बात से आता है कि स्पोर्ट्स कार उन्हें टक्कर मारने के बाद निकलती नहीं है, बल्कि उन्हें रोकने के लिए हर समय उनके सामने चलती रहती है। इसके अलावा डिग्री अभी भी धीरे धीरे कम हो रही है, मानो यह उन्हें रुकने के लिए मजबूर कर रही हो। कार रोको, मैं देखना चाहता हूँ कि गाड़ी कौन चला रहा है। मैंने भालू और तेंदुए की आंत खाली है और हमारा रास्ता रोकने की हिम्मत कर रहा हूँ, भद्दे चेहरे वाले युवक ने उग्रता से कहा। दूसरे पक्ष का उद्देश्य स्पष्ट था, मानो उन्हें भड़काना हो। उस कठोर युवक को लगता है कि कुछ गड़बड़ है। वह कुछ कहना चाहता है। हालांकि गाड़ी चलाने वाले युवक ने अपनी कार नीचे कर ली है और रुकने के लिए तैयार है। अगर वह नहीं रुका तो अच्छा नहीं है। यहाँ की सड़क ज्यादा चौड़ी नहीं है। वह दो कारों को समानांतर बना सकता है। हालांकि उनके सामने वाली स्पोर्ट्स कार हमेशा उनके सामने रहती है। वे जिधर जा रहे हैं दूसरी तरफ कौन होगा? जाहिर तौर पर वे उन्हें गुजरने नहीं देना चाहते। वे एक कार चाहते हैं और वे ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। वैन रुकने के बाद कार से कई लोग उतरते हैं, जिनमें युवा ड्राइवर भी शामिल है। वो देखना चाहता है कि स्पोर्ट्स कार कौन चला रहा है, कौन कितना अहंकारी है। उसके पक्ष में बहुत सारे लोग हैं, बस एक दूसरे को सबक सिखाने के लिए और उसे ये बताने के लिए कि पैसे से मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। हालांकि कुछ लोगों को यह उम्मीद नहीं थी कि स्पोर्ट्स कार भी तुरंत रुक गई और जल्द ही दरवाजा खुल गया और एक युवक अंदर से उनके पास आया। लड़का, वो कार जो तुमने अभी अभी चलाई, क्या तुम मरना चाहते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारा रास्ता रोकने की? भद्दे चेहरे वाला युवक अभी भी गालियां दे रहा था जब उसने पास आते ही हुआंग फैंग की ओर इशारा किया। हालांकि आगंतुक का चेहरा उदास था। उसका दाहिना हाथ तेजी से बढ़ा और उसने तुरंत अपनी कलाई पकड़ ली। फिर उसकी प्रतिक्रिया के बाद एक तीव्र मोड़ के साथ घटनास्थल पर मौजूद सभी लोगों ने स्पष्ट रूप से क्लिक एंड वाइप सुना, जो बहुत स्पष्ट था। युवक ने तुरंत सुअर की तरह चिल्लाया और पूरा आदमी घुटनों के बल बैठ गया। उसका चेहरा सफेद हो गया। उनमें से बाकी लोग थोड़ा हैरान थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि दूसरा पक्ष उनसे भी अधिक क्षैतिज था और उन्होंने सीधे शुरुआत की। हालांकि उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया दी। यहाँ कई लोग हैं और दूसरी तरफ सिर्फ एक ही व्यक्ति है। डरने की क्या बात है? लड़का, तुम मरना चाहते हो, कहते हैं। कुछ लोग एक साथ आने के लिए दौड़ पड़े। हालांकि पता नहीं क्या कारण है, दूसरा पक्ष सीधे उनके पास जाएगा, लेकिन दूसरा पक्ष पहले ही शुरू हो चुका है, तो उन्हें वापस लड़ना होगा। दूसरे पक्ष को पता चले कि उनका व्यवहार कितना मूर्खतापूर्ण है। यही तो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। घेराबंदी के बावजूद उस व्यक्ति का चेहरा अपरिवर्तित रहा। भागने के बजाय वो ऊपर आया और अपना दाहिना पैर बाहर निकाल दिया। अगले ही पल उसका दाहिना पैर उनमें से एक की ठुड्डी के निकट संपर्क में आ गया। एक और क्लिक के साथ आदमी का शरीर तुरंत बाहर आ गया और हवा में 360 डिग्री चक्कर भी पूरा कर लिया, जो काफी मुश्किल था। उतरने के बाद उसने अपनी नाक तो चपटी कर ली, लेकिन पूरा आदमी रोने धोने के अलावा और कुछ नहीं कर सका। उस आदमी के टकराने के बाद वो बिल्कुल भी नहीं रुका। वो बाएं हाथ और दाएं पैर से भीड़ में घुस गया। 10 सेकंड के भीतर उसने सभी गैंगस्टरों को मार गिराया, जो बहुत सारे लोग लग रहे थे। इसके अलावा जब तक उन लोगों पर मार पड़ती थी, वे गिरने के बाद तुरंत उठ भी नहीं पाते थे। ये देखा जा सकता है कि दूसरा पक्ष निर्दयी था। तुम कौन हो? हमारे लोगों को क्यों मारा? इस समय गैंगस्टरों का एकमात्र समूह कठोर युवक है जो जमीन पर नहीं गिरा है। इससे पहले जब अन्य लोग हुआंग फैंग को सबक सिखाने के लिए उतरे, तो वो कार में रुका और जूज यू को देखता रहा, इसलिए उसने इसमें भाग नहीं लिया। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि कुछ ही सांसों में उसके सभी साथी जमीन पर गिर जाएंगे। वो कार में स्पष्ट रूप से देख सकता था और दूसरा पक्ष उसके हाथ में तेज और निर्दयी था। उनके साथियों को दूसरे पक्ष के सामने जवाबी हमला करने का कोई मौका नहीं मिला। इस समय उसे कार से बाहर निकलना पड़ा, क्योंकि दूसरा पक्ष भी इस तरफ आ गया था। ये दर्शाता है कि हालांकि दूसरे पक्ष ने अपनी तरफ के कई लोगों को सिखाया था, लेकिन इसका मतलब छोड़ने का अंत नहीं था और वह नहीं कर सका नीचे आओ। आगंतुक ने उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, लेकिन उसका पैर फिर तेज हो गया और उसकी ओर दौड़ पड़ा। उन्हें रक्षात्मक मुद्रा अपनानी पड़ी। दूसरा पक्ष खुद की ओर दौड़ा। जाहिर तौर पर उसे खुद से दोस्ती करने की कोई जल्दी नहीं थी। हालांकि उस आदमी के पास कुछ कौशल है। ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल भी उल्लेख करने लायक नहीं है। उसकी मुट्ठी अभी अभी लहराई गई है। हालांकि दूसरे पक्ष का शरीर बस थोड़ा सा मुड़ गया, इसलिए वो उसके हमले से बच गया। उसके बाद उसने अपने दाहिने हाथ से उसकी बांह पकड़ ली और उसे अपने सामने खींच लिया, ताकि उसका शरीर दूसरे पक्ष की ओर अनियंत्रित रूप से झुक जाए। छूना समस्या को हल करने के लिए दूसरे पक्ष के घुटने को ऊपर उठाया जाता है और मोड़ दिया जाता है और उसके पेट पर वार किया जाता है। उसे तुरंत अपने पेट में हलचल महसूस होती है। ऐसा लगता है कि दूसरे पक्ष के प्रहार से उसकी सारी आंतें मुड़ गई है और उसका चेहरा अचानक नीला पड़ गया है। छूना यह एक और हमला है। यह वही स्थिति है। मुझे अपनी कुशलता पर थोड़ा भरोसा था। भले ही मैं जीत न सकूं, लेकिन कम से कम दूसरी टीम से बराबरी तो कर सकता हूं। इस समय मैं पूरी तरह गलत हूं। मैं अभी भी दूसरे पक्ष के सामने असहनीय हूं। ऐसा लगता है कि दूसरे पक्ष ने पूरे प्रयास नहीं किए हैं। मैंने खुद को आसानी से संभाल लिया है और मुझमें विरोध करने की क्षमता भी नहीं है। यदि युवक लगातार 2 बार हमला करने में सक्षम है और ज़ोबी को फिर से पूरी तरह से हमला करने देता है, तो उसे एक तरफ फेंक दिया जाएगा जैसे कि वो कचरा फेंक रहा हो। युवक तुरंत अपना पेट ढकता है और अपने दर्द से राहत पाने की उम्मीद में जमीन पर ठंडी हवा में सांस लेता है। इस समय वैन का दरवाजा खुला हुआ है। अंदर की स्थिति देखने के बाद आदमी का गंभीर चेहरा मुस्कुरा रहा है और वे गैंगस्टर अभी सामने आए हैं। इससे पता चलता है कि यम के सामान्य चरित्र की मुस्कान इतनी उज्जवल है। बेशक इस समय वे सभी समझते हैं कि यह व्यक्ति उनकी कार में उस व्यक्ति के लिए आ रहा है। जब कोई वैन में दाखिल हुआ तो उसने जूजियो के मुंह पर लगे टेप को फाड़ दिया और फिर जूजियो को खोलना चाहा। हुआंग फैंग, मुझे पता था कि तुम आओगे। तुमने मुझे फिर से बचा लिया। जैसे ही जूजियो आजाद हुआ, वो लोगों की बाहों में पहुंच गया। हालांकि उसका चेहरा अभी भी चौंका हुआ था, पर मुस्कुराहट थी। और यह व्यक्ति हुआंग फैंग है। वो पूरे रास्ते चला और अंततः उसने इस स्थान पर अपना लक्ष्य मिनीवैन देखा। इसके बाद उन्होंने दूसरे पक्ष को रुकने के लिए मजबूर किया।
इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 1102 होगे। इस समय जमीन पर लेटे हुए लोग सचमुच आश्वस्त हैं। हुआन फैंग ने उन्हें बिना किसी कारण के नहीं हराया। वो स्पष्ट रूप से जूजियू को बचाने की कोशिश कर रहा था। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि हुआन शिखर ने उन्हें इतनी जल्दी क्यों ढूंढ लिया। ठीक है, पहले नीचे आओ और मैं उन लोगों से पूछूंगा, हुआन फैंग ने जूजियू से कहा। ठीक है, जूजियू ने उत्तर दिया। इसके बाद हुआन फैंग उन लोगों के पास गए और बोले, बताओ तुम कौन हो और तुमने उसे क्यों गिरफ्तार किया। हालांकि उन्होंने हुआन फैंग के सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन जब वो इस समय पहुंचे तो उनमें से एक युवा बहुत अहंकारी था। लड़के, तुम समाप्त हो गए, तुम मर गए, हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। क्या ऐसा है? मुझे जाने मत दो। तुम मुझे जाने क्यों नहीं देते? हुआन फैंग चेहरे पर गर्म मुस्कान के साथ उस आदमी के पास आया और कहा, मुझे नहीं पता कि मैं इसके बारे में कैसे नहीं सोच सकता। उस चेहरे पर इंसानों और जानवरों की हानिरहित उपस्थिति थी। यह एक ऐसा उजला युवक था जो इतना क्रूर था। जैसे ही वो आदमी कुछ कहने को तैयार हुआ, हुआन फैंग ने एक पैर से उसके हाथ पर कदम रखा, फिर धीरे धीरे बल बढ़ाया और उसे घुमाया। आह, मेरे बकवास, अपने पैर हटाओ, उन्हें हटाओ, यह मुझे मार रहा है, वो आदमी चिल्लाता रहा। हालांकि हुआन फैंग बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ। वो अभी भी धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ा रहा था। आसपास के लोगों को हड्डी टूटने की आवाज भी सुनाई दी। मैंने कहा, तुम जो पूछोगे मैं तुम्हें बताऊंगा, अपना हाथ मुझसे दूर करो। वो व्यक्ति जल्दबाजी में दया की भीख मांगता है। इस समय उसका चेहरा पहले से ही आंसू और स्नोट क्रॉस फ्लो दुखी अतुलनीय है। अगर आपने ऐसा कहा होता तो क्या ये ठीक होता? ये सस्ता है, हुआन फैंग ने कहा। धीरे धीरे अपने पैर दूर करने के बाद आदमी ने जल्दी से अपना हाथ पीछे खींच लिया, लेकिन फिर से हुआन फैंग का खंडन करने की हिम्मत नहीं की। कहें कि आप कौन हैं, आप उसे क्यों गिरफ्तार करना चाहते हैं, और क्या आपका कोई साथी है? हुआन फैंग ने पूछा। तब युवक ने हुआन फैंग को ईमानदारी से बताया कि वे सबसे बड़े भाई के आदेश पर जूजियू को पकड़ने आए थे। उनके सबसे बड़े भाई भाई हाओ थे। जहां तक ये बात है कि उन्होंने जूजियू को क्यों पकड़ा, उन्हें नहीं पता। वे केवल इतना जानते थे कि उसे पकड़ने के बाद वे उसे पास की एक परित्यक्त इमारत में भेज देंगे, फिर सबसे बड़ा भाई स्वयं आएगा। होवी हुआन फैंग ने खुद से कहा कि उन्होंने ऐसे किसी व्यक्ति के बारे में कभी नहीं सुना है, लेकिन फिर उन्होंने फील्ड सेना के बारे में सोचा। उन्हें ऐसे व्यक्ति के बारे में कुछ पता होना चाहिए। इसलिए हुआन फैंग ने तियानजून को बुलाया और भाई हाओ के बारे में पूछा। फील्ड सेना वास्तव में जानती है, भाई हाओ भी एक छोटा गैंगस्टर है। उसके अधीन कई छोटे भाई हैं जो बहुत शक्तिशाली नहीं है। बाद में उसने खुद को उससे मिलाने की पहल की और उससे जुड़ना चाहा, लेकिन उसने इसे स्वीकार नहीं किया। तुमने अचानक ये क्यों पूछा? क्या उसने तुम्हें अपमानित किया? क्या आप चाहते हैं कि मैं उसे पढ़ाने के लिए किसी को ले जाऊं? तियान ने कहा। यह थोड़ा संघर्ष जैसा है। यह आदमी मेरे दोस्त का अपहरण करना चाहता है, हुआन फैंग ने कहा। यह काफी बहादुर है। यह आदमी जीना नहीं चाहता। तियानजून ने कहा कि हुआन फैंग के कौशल के लिए वो बहुत स्पष्ट थे कि यह भाई हाओ वास्तव में अब हुआन फैंग के साथ परेशानी में पड़ गया है। वो मरना है। ठीक है, मैं इसे स्वयं हल कर सकता हूँ। हुआन फैंग ने कहा कि उन्हें लगा कि भाई हाओ एक बड़े आदमी थे, नतीजतन वो सिर्फ एक झींगा था। हालांकि हुआन फैंग भी हैरान है। इन लोगों के अनुसार वे जूजियू को पहले बिल्कुल भी नहीं जानते थे, यहाँ तक कि उसका नाम भी नहीं जानते थे। केवल उनके भाई ने उन्हें जूजियू की एक तस्वीर दी और उन्हें जूजियू को पकड़ने का मौका खोजने के लिए स्कूल के गेट पर इंतजार करने के लिए कहा। सौभाग्य से उनके मुंह में भाई हाओ जल्द ही यहाँ होंगे। आप उसे पूछ सकते हैं। आप लोग जिन्होंने पहले कार चलाई थी, मेरे लिए कार चलाते रहें, हुआन फैंग ने जमीन पर लेटे हुए गैंगस्टरों से कहा और फिर जूजियू की ओर मुड़कर कहा, क्या आप गाड़ी चला सकते हैं? मेरे पास ड्राइवर का लाइसेंस है, लेकिन मैं शायद ही कभी इसे चलाता हूँ, जू ने कहा। ठीक है, तुम मेरी कार चला सकते हो और मेरे पीछे आ सकते हो, हुआन फैंग ने जूजियू से कहा। मैं तकनीक में अच्छा नहीं हूँ, मुझे डर है कि मैं आपकी कार को छू लूंगा, जू ने संकोचपूर्वक कहा। ये ठीक है, मेरी कार खराब नहीं होगी, हुआन फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा। बाद में हुआन फैंग ने मिनीबस पर चढ़ने के लिए उन लोगों का पीछा किया, जबकि जूजियू ने अपनी कार चलाई और उनका पीछा किया। लोगों का एक समूह पिछले मार्ग का अनुसरण करता रहा। चूंकि भाई हाओ ने कहा कि वे जल्द ही परित्यक्त इमारत में पहुंचेंगे, हुआन फैंग दूसरे पक्ष के वहां आने का इंतजार करने के लिए तैयार थे। सौभाग्य से परित्यक्त इमारत उनसे अधिक दूर नहीं है। 5 मिनट से भी कम समय में कुछ लोग आ गए। हुआन फैंग ने जूजियू को अपनी कार इमारत के पीछे तक ले जाने के लिए कहा और फिर वो उन लोगों को इमारत में ले गया। जब जूजियू बस से उतरी तो उसे स्पष्ट रूप से राहत मिली। रास्ते में वो डरी हुई थी। उसे डर था कि उसकी कुशलताएं बहुत कमजोर थी और उसने हुआन फैंग की कार को क्षतिग्रस्त कर दिया था। हालांकि हुआन फैंग की कार काफी स्थिर थी। हालांकि उसकी कुशलताएं औसत थी, फिर भी वो आसानी से गाड़ी चला गई। रास्ते में सड़क की स्थिति जानना अच्छा नहीं है, वो यहीं रहती है। हालांकि यहाँ ज्यादा उथल पुथल नहीं है। जूजियू ने कार रोकने के बाद वह भी इमारत में प्रवेश किया। इसी समय हुआन फैंग ने उन लोगों को घुटने टेकने को कहा। उसे बैठने के लिए जगह मिल गई और वो भाई हाओ के आने का इंतजार करने लगा। आज कंपनी में जाना कैसा रहेगा? क्या तुम्हें कोई परेशानी है? हुआन फैंग को बिल्कुल भी घबराहट महसूस नहीं हुई। इसके बजाय उसे जूजियू की कंपनी में जाने की परवाह थी। नहीं, कंपनी के लोग बहुत अच्छे हैं। मिस्टर जेंग ने सब कुछ अच्छी तरह से व्यवस्थित किया है, जू ने कहा। हुआन फैंग ने सिर हिलाया और फिर कहा, कंपनी हाल ही में फिल्में और टीवी बनाने जा रही है। आप उस समय इसमें अतिथि भूमिका निभाएंगे। चिंता न करें, पहले कुछ अनुभव जमा करें और दूसरों से सीखें। ठीक है, मुझे डर है कि मैं इसे अच्छी तरह से नहीं कर पाऊंगा, जू ने कहा। मैं हमेशा सोचता था कि आप बहुत आत्मविश्वासी व्यक्ति हैं। अब आप इतने असुरक्षित क्यों हैं? हुआन फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा। ये ठीक है, जब तक आप कड़ी मेहनत करने और सीखने के इच्छुक हैं, आपको कोई समस्या नहीं होगी। जहां तक गायन की बात है, रिकॉर्डिंग खत्म होने के बाद मैं बिंग्यून को आपको सिखाने दूंगा। ठीक है, मैं मिस बिंग्यून के साथ गंभीरता से अध्ययन करूंगा।
जू जियो ने वादा किया कि उसे उम्मीद नहीं थी कि शिक्षक हुआंग फेंग ने उसे ली बिंगयून को ढूंढने में मदद की थी, जो एक ऐसा उपचार है जो कई तीसरी और चौथी श्रेणी के सितारों के पास नहीं है। यदि वो इसे संजोकर नहीं रखता है तो ये हुआंग फेंग की देखभाल के लिए बहुत खेदजनक है। वे बातचीत कर रहे हैं और दूसरों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जहां तक उन गैंगस्टरों की बात है, अब कोई भी इधर उधर भागने की हिम्मत नहीं करता। वे जानते हैं कि उनके और हुआंग फेंग के बीच का अंतर बहुत बड़ा है। अब वे लड़ रहे हैं। लगभग 10 मिनट बाद हुआंग फेंग और अन्य लोगों ने बाहर कारों की आवाज सुनी और एक कार इमारत के दरवाजे पर रुकी। ऐसा लगता है कि जिन लोगों की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं वे प्रकट हो गए हैं, हुआंग फेंग ने मुस्कुराते हुए ली बिंगयू से कहा। इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 1103 प्रबंधकीय। लोग कहाँ मर गए हैं? बाहर के लोगों की आकृति अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन आवाज आती है। बाद में हुआंग फेंग और जू जियो ने एक फूला हुआ और भयंकर आदमी अंदर आते देखा। जब दूसरे पक्ष ने अंदर की स्थिति देखी तो वो स्पष्ट रूप से स्तब्ध रह गया। उसका छोटा भाई वहां कैसे घुटने टेक सकता था? दोनों कौन बैठे हैं? ओह, उनमें से एक जू जियो है, लेकिन आखिर दूसरा आदमी कौन है? मैं तुम्हें देख रहा हूँ, इसके अलावा मैं बहुत छोटा हूँ। आप कौन है? ये होवे ही था जो यहाँ आया था, लेकिन जब उसने इमारत की स्थिति देखी तो वो दरवाजे पर खड़ा हो गया और आगे नहीं गया। मैं जू जियो का दोस्त हूँ, हुआंग फेंग ने खड़े होकर धीरे से कहा। जब सभी यहाँ हैं तो आप अंदर क्यों नहीं आते? तुमने मेरे लोगों के साथ क्या किया है? भाई हाओ ने उसकी आंखों में देखा और जमीन पर घुटने टेक दिए। कुछ नहीं, अगर वे मेरे दोस्त का अपहरण करना चाहते हैं तो मैं उन्हें सबक दूंगा, हुआंग फेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। बेशक, उनके नेता के रूप में आपने इस मामले की व्यवस्था की होगी, है ना? मैं कैसा हूँ? मैं तुमसे नहीं डर सकता। मुझे नहीं पता कि मैं हुआंग फेंग से नहीं डरता या मैं धोखा दे रहा हूँ और खुद को प्रोत्साहित कर रहा हूँ, उसने जोर से कहा। ठीक है, मैं अब तुमसे बात नहीं करूंगा। चलो बात करते हैं कि मैं अपने दोस्त का अपहरण क्यों करना चाहता हूँ, हुआंग फेंग ने धीरे से दूसरी ओर कहा। जैसे ही हुआंग फेंग उन छोटे भाइयों के पास से गुजर रहा था, भयंकर युवक अचानक भड़क उठा। वो नहीं जानता था कि खंजर कहां से निकाले और उसने हुआंग फेंग की पीठ में वार कर दिया। सावधान रहें, जू जियो भयभीत होकर चिल्लाया। जब भाई हाओ ने अपने छोटे भाई की हरकत देखी तो उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान आ गई, जैसे उसने हुआंग फेंग को घायल होते और जमीन पर गिरते देखा हो। हालांकि वो स्पष्ट रूप से निराश था। जैसे ही हुआंग फेंग का दाहिना हाथ पीछे मुड़ा, उसने खंजर को 2 उंगलियों से कसकर पकड़ लिया। जाहिर है वो आदमी हार नहीं मानना चाहता था और उसने खंजर आगे की ओर घोंपने की पूरी कोशिश की, लेकिन अब वो उसे बिल्कुल भी नहीं हिला सका। ऐसा लगता है कि जो पाठ मैंने तुम्हें अभी दिया वो पर्याप्त नहीं है। हुआंग फेंग दूसरी तरफ देखने के लिए घूमता है, अपने बाएं हाथ को अपनी हथेली में घुमाता है, दूसरी तरफ छाती पर मारता है और दूसरी तरफ उड़ जाता है। उतरने के बाद वो चिल्लाए भी नहीं, इसलिए बेहोश हो जाता है। हुआंग फेंग के भयंकर पलटवार ने बाकी लोगों को तुरंत कुछ ईमानदार करने के लिए तैयार कर दिया। जाहिर है हुआंग फेंग की कठोरता उनके संज्ञान से सामने आई है। और दूसरी तरफ भाई हाओ, जब उसने हुआंग फेंग को अपने छोटे भाई से लड़ते देखा तो वो पहले ही मुड़ गया और बाहर भाग गया। यहाँ तक कि उसका छोटा भाई कैसा होगा ये देखने में भी बहुत देर हो चुकी थी। जाहिर है हुआंग फेंग के हाथ ने उसे डरा दिया। भागना चाहते हो? हुआंग फेंग ने फूली हुई आकृति को देखा और खुद से कहा। हालांकि उस आदमी का पेट फूला हुआ था, लेकिन जब वह भाग रहा था तो वो बिल्कुल भी धीमा नहीं था। हुआंग फेंग उसे पकड़ नहीं पाया। इसके बजाय उसने वो खंजर बाहर फेंक दिया जिसे उसने अभी अभी पकड़ा था। खंजर ठंडी रोशनी के साथ उस आदमी के पास उड़ गया। ओह, चीख लगभग एक ही समय में सुनाई दी। हुआंग फेंग ने उस आदमी के दाहिने पैर में खंजर घोंप दिया। भारी दर्द ने उसे तुरंत नीचे गिरा दिया। हुआंग फेंग आगे बढ़े, उसे सीधे उठाया और अपने छोटे भाइयों की ओर फेंक दिया। बॉस, क्या आप ठीक हैं? एक छोटे भाई ने पूछा। भाड़ में जाओ, क्या तुम्हें लगता है कि मैं ठीक हूँ? HAOGE ने दहाड़ते हुए कहा कि उसके दाहिने पैर से हर समय खून बह रहा था। खून ज्यादा बह जाने के कारण उसे चक्कर आने लगे। मुझे बताओ कि तुमने मेरे दोस्त का अपहरण क्यों किया? यदि तुम नहीं करते तो मुझे तुम में और छेद करने में कोई आपत्ति नहीं है। हुआंग फेंग को एक बार फिर बैठने की जगह मिल गई। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखते हुए हल्के से कहा। ऐसा लगता है जैसे वे एक दूसरे के परिवार के साथ बातचीत कर रहे हों। जब भाई हाओ ने हुआंग फेंग का उदासीन चेहरा देखा तो उसे अपने दिल की गहराइयों से ठंडक महसूस हुई। उसने बहुत से लोगों को चिल्लाते हुए देखा कि वो कितना उग्र और क्रूर था। हालांकि उन्होंने पहली बार हुआंग फेंग को देखा जो उनके परिवार जैसे लोगों को चोट पहुंचाएगा। हालांकि उन्हें हुआंग फेंग की बातों पर कोई संदेह नहीं था। उनके अंतर्ज्ञान ने उनसे कहा कि यदि उन्होंने सहयोग नहीं किया तो हुआंग फेंग ऐसा करेंगे। ये येन गुआंग ही था जिसने मुझे उसके अपहरण के लिए पैसे दिए थे। भाई हाओ समसामयिक मामलों के बहुत जानकार है। येन गुआंग। हुआंग फेंग को याद नहीं आ रहा कि यह व्यक्ति कौन है। वो जू जियो को देखता है। जू जियो भी अपना सिर हिलाता है। जाहिर है वो भी नहीं जानती। वो वही है, वो स्टारलाइट एंटरटेनमेंट का प्रबंधक है। मैं उसे पहले से बार में जानता था, होगी ने कहा। जब स्टारलाइट मनोरंजन की बात आती है तो हुआंग फेंग और जू जियो दोनों समझते हैं कि यह येन गुआंग प्रबंधक है। उस समय जू जियो को केवल ये पता था कि दूसरा पक्ष प्रबंधक येन था, लेकिन उसका पूरा नाम नहीं जानता था। और फिर उसे बांधने के बाद उसने तुमसे क्या करने को कहा? हुआंग फेंग ने जारी रखा। मैं नहीं जानता, वो जानता है कि मुझे उसे बांधकर बुलाने दो, होगी ने सिर हिलाया और कहा। ठीक है, अभी उसे फोन करो और कहो कि वो बंद गया है, हुआंग फेंग ने कहा। स्वाभाविक रूप से भाई हाओ ने आपत्ति करने की हिम्मत नहीं की। उसने जल्दी से अपना मोबाइल फोन निकाला और दूसरे पक्ष का नंबर डायल किया। प्रबंधक येन, मैंने तुम्हें बाध्य कर दिया है। मैं आगे क्या कर सकता हूँ? भाई हाओ सीधे हाथों से गाड़ी चलाते हैं, इसलिए हुआंग फेंग में कई लोग इसे सुन सकते हैं। करने के लिए बाध्य, ये बहुत अच्छा है। लानत है कि बियाओ जी विरोध करने की हिम्मत करती है। मैं देखता हूँ कि वो इस बार कैसे भागती है।
प्रबंधक यिन की आवाज आई। हुआंग फेंग और जू जियो उनकी आवाज से परिचित है। मैनेजर यिन सही है, मुझसे उस व्यक्ति का नंबर पूछो जिसने उसे पिछली बार बचाया था, प्रबंधक यिन ने जारी रखा। भाई हाओ ने हुआंग फेंग को देखा और उन्हें विशिष्ट स्थिति का पता नहीं था। हुआंग फेंग समझ गए। मैनेजर यिन ने किसी से जू जियो का अपहरण करने के लिए कहा, जाहिर तौर पर अपने लिए। वो शायद खुद को नहीं ढूंढ सका, इसलिए उसने जू जियो का अपहरण कर लिया। आखिरकार जू जियो कहाँ है वो जानता है। हुआंग फेंग ने जू जियो को भाई हाओ को उसका नंबर बताने के लिए कहा और फिर भाई हाओ को प्रबंधक यिन को बताने दिया। ठीक है भाई हाओ, यह आपका धन्यवाद है। मैं वहीं जाऊंगा जहां आप अभी हैं। तब आप मुझे सबक सिखा सकते हैं। जब तक आप मुझे पीट पीट कर मार नहीं डालते तब तक आप जो चाहें कर सकते हैं। पैसा तुम्हें संतुष्ट करेगा। हुआंग फेंग का नंबर मिलने के बाद मैनेजर यिन बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने भाई हाओ से उनकी वर्तमान स्थिति के बारे में पूछा और कहा कि वो तुरंत आएंगे। जू जियो हमेशा उसके दिमाग में था। इसके अलावा वो हुआंग फेंग को अपनी आंखों से पिटता हुआ देखना चाहता था, यहाँ तक कि वो हुआंग फेंग से अपने हाथों से लड़ना चाहता था। ऐसे में वो अपने गुस्से से छुटकारा पा सकते हैं। तब प्रबंधक यिन ने भाई हाओ का फोन काट दिया, लेकिन फिर हुआंग फेंग का फोन बजा। यह एक अजीब संख्या थी। इस समय हुआंग फेंग ने स्वाभाविक रूप से समझा कि नंबर मैनेजर यिन का था। आखिरकार दूसरी पार्टी स्पष्ट रूप से उसके लिए आ रही थी। इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 1104 यहाँ है। हेलो, वो कौन है? हुआंग फेंग ने स्वाभाविक रूप से फोन कनेक्ट किया। हुआंग फेंग, क्या तुम्हें मैं याद हूँ? फोन से मैनेजर यिन की आवाज आई। आप कौन है? मुझे कुछ कहना है। मैं व्यस्त हूँ, मुझे बिल्लियों और कुत्तों के बारे में सब कुछ याद नहीं है, हुआंग फेंग ने अधीरता के स्वर में कहा। आप ठीक है, मैं स्टारलाइट एंटरटेनमेंट का मैनेजर हूँ, जिसे आपने पिछली बार गोबिन होटल में खेला था। इसके बारे में सोचें, मैनेजर यिन ने कहा। ये तुम हो? क्या हो रहा है? लड़ाई की तलाश में? हुआंग फेंग ने कहा। हुआंग फेंग, अहंकारी मत बनो। मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारी पत्नी अब मेरे हाथ में है। यदि तुम नहीं चाहते कि उसके साथ कोई दुर्घटना हो तो बेहतर होगा कि तुम उसकी बात मान लो, प्रबंधक यिन ने कहा। बेशक, हुआंग फेंग समझता है कि मैनेजर यिन के मुंह में जो महिला है वो जू जियो है। ये लड़का सही है। जू जियो अब उसकी अपनी महिला नहीं है। आप क्या करना चाहते हैं? हम इतने सारे सवाल मत पूछो, अब तुरंत XX पर आओ। याद रखें, तुम्हें अकेले आना होगा। अगर तुमने पुलिस को बुलाने की हिम्मत की तो मैं 1 दर्जन बड़े लोगों को ढूंढूंगा और तुम्हारी महिलाओं को पीटूंगा। प्रबंधक यिन ने शातिराना ढंग से चेतावनी दी कि जिस स्थान पर उसने हुआंग फेंग को आने दिया वो स्थान है जहां कई लोग रह रहे हैं। जाहिर है वो नहीं जानता कि हुआंग फेंग पहले से ही यहाँ है और वो हुआंग फेंग को ब्लैकमेल करने के लिए जू जियो का उपयोग करना चाहता है। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि गड़बड़ मत करो, अन्यथा तुम बुरी तरह मर सकते हो, हुआंग फेंग ने कहा। इस समय तुम मुझे धमकी देने की हिम्मत कर रहे हो, हुआंग फेंग। मुझे नहीं पता कि क्या कहूं कि तुम अज्ञानी हो या अनुभवहीन। तुम्हें आधा घंटा दो। अगर तुम नहीं आओगे तो तुम इंतजार करोगे शव को इकट्ठा करने के लिए आपकी महिला। इतना कहकर मैनेजर यिन ने फोन रख दिया। बेशक, मैनेजर यिन ने लोगों को मारने की हिम्मत नहीं की। उसे हुआंग फेंग और जू जियो को सबक सिखाने के लिए किसी को ढूंढने दे। उसने लोगों को मारने की हिम्मत की। उसने ऐसा करने की हिम्मत नहीं की। वो सिर्फ हुआंग फेंग को धमकाना चाहता है और हुआंग फेंग को आज्ञाकारी रूप से यहाँ आने देना चाहता है। हो हुआंग फेंग, मेरी प्रतीक्षा करो। क्या तुम बहुत शक्तिशाली नहीं हो? मैं तुम्हारे सामने तुम्हारी स्त्री के पास जाऊंगा। जैसे ही मैनेजर यिन उपनगर की ओर चला, उसने मन ही मन सोचा कि जब उसने जू जियो के आकर्षक फिगर के बारे में सोचा तो मैनेजर यिन को लगा कि उसका शरीर असहनीय होने वाला है और उसके साथ कई महिलाएं खेल रही थी। हालांकि जू जियो की तुलना में वो बिल्कुल भी प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता था, इसलिए मैनेजर यिन ने पहले ही इसके बारे में सोच लिया था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने हुआंग फेंग, जू जियो को कैसे सिखाया, उसे ऊपर होना चाहिए। हुआंग फेंग ने फोन रख दिया और सोच समझकर मुस्कुराया। ऐसा लगता है कि उसने पहले कभी गलत अनुमान नहीं लगाया था। प्रबंधक यिन वास्तव में जू जियो के माध्यम से खुद को सबक सिखाना चाहता था, लेकिन वो बहुत आश्वस्त था। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि मैनेजर यिन ने मुझे सिर्फ तुम्हें सबक सिखाने के लिए बुलाया था। क्या तुम्हारे पास कोई विचार है? हुआंग फेंग ने भाई हाओ और अन्य लोगों की ओर देखा और कहा। नहीं नहीं, हमारी हिम्मत नहीं है, होवे ने जल्दी से कहा। इस समय भाई हाओ का दिल पहले ही प्रबंधक यिन को मौत की सजा दे चुका है, यहाँ तक कि उसने खुद को हुआंग फेंग के साथ परेशानी में भी पड़ने दिया। अब मुझे नहीं पता कि दूसरा पक्ष उसे कैसे सिखाएगा। ठीक है, डरो मत, हुआंग फेंग ने कहा। ठीक है, जब प्रबंधक यिन आता है तो मैं अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता। आइए उसे सबक सिखाएं। मुझे अपने सभी सामान्य यातना के तरीके बताएं। ठीक है, मैं चाहता हूं कि वो बाद में मेरे बारे में सोचे और वो ऐसा करेगा। बुरे सपने आते हैं, क्या वो ऐसा कर सकता है? हुआंग फेंग इस बात से भी बहुत नाराज थे कि मैनेजर यिन ने जू जियो के साथ परेशानी पैदा करने की हिम्मत की। सौभाग्य से वो ठीक समय पर यहाँ आ गया। यदि वो समय पर नहीं पहुंचता तो जू जियो को इन कमीनों द्वारा फायदा उठाया जा सकता था। भले ही वो जू जियो को बचा लेता, फिर भले ही मैनेजर यिन मारा गया हो, वो इसे वापस ले लेगा। मैं वापस नहीं जा सकता। समझे, हम ये कर सकते हैं। भाई हाओ तुरंत ये गारंटी देने के लिए सिर हिलाते हैं कि हालांकि प्रबंधक यिन के पास कुछ संपर्क और कुछ पैसे हैं, हुआंग फेंग की तुलना में वो कुछ भी नहीं है। हुआंग फेंग खुद को और दूसरों को खत्म कर सकते हैं, जबकि मैनेजर यिन के पास कुछ पैसे हैं, लेकिन वो खुद और दूसरों के साथ कुछ नहीं कर सकते। इसलिए भाई हाओ के लिए इस समय चुनाव करना मुश्किल नहीं है। हुआंग फेंग भाई हाओ के रवैये से बहुत संतुष्ट है। इस बार चाहे कुछ भी हो, उसे उस मैनेजर यिन की याददाश्त अच्छी होनी चाहिए, अन्यथा वो सचमुच सोचता है कि वो एक बदमाश है। 20 मिनट से भी कम समय में इमारत के बाहर फिर से एक कार की आवाज आई। जाहिर है ये प्रबंधक यिन होना चाहिए। आखिरकार इमारत अभी भी बहुत आंशिक है और आम लोग बिल्कुल भी नहीं आएंगे। निश्चित ही मैनेजर यिन जल्द ही दरवाजे पर प्रकट हुआ।
यहाँ तक कि वो पूरे रास्ते यहाँ तक चलता रहा, क्योंकि जूजियो के शरीर के बारे में सोचकर उसे लगा कि वो एक सेकंड भी इंतजार नहीं कर सकता। हालांकि जब वो इमारत में दाखिल हुआ तो वो दंग रह गया, क्योंकि बड़ा भाई हाओ, जो बहुत अच्छी तरह से जानता था, एक युवक के सामने घुटने टेक रहा था जिसने आखिरी बार हुआंग फैंग को मारा था। और जूजियो भी इस समय हुआंग फैंग के पक्ष में है, लेकिन जाहिर तौर पर उसका अपहरण नहीं किया गया है। हाओ हाओ, क्या बात है? मैनेजर यिन का सिर कुछ देर तक नहीं घूम सकता। इस वक्त बिल्डिंग के गेट पर दो और लोग हैं। ये वही फोटोग्राफर और ज्योतिषी हैं जो पिछली बार होटल में एक साथ दिखे थे। अप्रत्याशित रूप से इस बार भी वे एक साथ नजर आए। उन्हें मैनेजर यिन के साथ आना चाहिए था। मैनेजर यिन को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है, लेकिन जब स्टार स्काउट बाद में आया और उसने अंदर की स्थिति देखी तो वो समझ गया कि क्या हो रहा था। न चाहते हुए भी वो घूमा और भागा, लेकिन तभी उसे लगा कि उसके पैर पर लगातार 2 बार वार किया गया है और उसके शरीर ने तुरंत अपना संतुलन खो दिया और नीचे गिर गया। जब तुम आओगे तो दौड़ना चाहते हो? वांग फैंग ने अपने हाथ में मौजूद पत्थर को टकराया और कहा। उसके बाद उसके हाथ में मौजूद पत्थर बाहर गिर गया। प्रबंधक यिन, जो अभी भी वहां थे, और फोटोग्राफर सभी को घुटनों के बल कुचल दिया गया। आप किसका इंतजार कर रहे हैं? उन्हें खींचे, हुआंग फैंग ने भाई हाओ और अन्य से कहा। ठीक है। अचानक भाई हाओ और उसके लोग खड़े हो गए और प्रबंधक यिन के पास गए। भाई हाओ के पैर पर लगा खंजर निकाल लिया गया था। हुआंग फैंग ने खून रोकने में भी उसकी मदद की। अगर उसने खून बहना बंद नहीं किया तो उसका पैर बेकार हो सकता है। आप क्या करने जा रहे हैं? मैं वहां नहीं जा सकता, मुझे जाने दो, जाने दो, नहीं तो मैं पुलिस बुला लूंगा। मैनेजर यिन, जिसे आगे घसीटा गया था, ने डर के मारे चिल्लाकर कहा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा। हुआंग फैंग खुद से पहले पहुंचे। इसके अलावा उन्होंने HAOGE और अन्य लोगों को भी सुलझाया और उन्हें अपने खिलाफ विद्रोही बना दिया। चुप रहो। भाई हाओ के छोटे भाइयों में से एक मैनेजर यिन के पेट के सामने हुआंग फैंग को नहीं हरा सकता। हालांकि प्रबंधक यिन को सबक सिखाने में कोई समस्या नहीं है, जिससे उस छोटे भाई को फिर से बदमाशी की भावना महसूस हो। इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 1105 रुचि जोड़ें। मेरे छोटे भाई द्वारा लात मारे जाने के बाद प्रबंधक ये ईमानदार रहेगा। वो पहले से ही जानता है कि उसके सामने क्या चल रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि हुआंग फैंग भाई हाओ और अन्य लोगों को साफ सुथरा रखता है और उन्हें उसकी बात मानने देता है, लेकिन अब वो यहाँ है, जो स्वयं द्वारा पकड़े जाने से अलग नहीं है। हुआंग फैंग, मैं गलत हूँ। मैं तुम्हें और जू शियू को अब और परेशान नहीं करूंगा। बस मुझे जाने दो। पहले से ही समझे कि यहाँ असली बॉस कौन है। मैनेजर यिन हुआंग फैंग से दया मांगने के लिए जल्दबाजी कर रहे थे। हुआंग फैंग को उन तीनों की सफाई करने में कोई समस्या नहीं थी। पहले जिस मैनेजर यिन पर भरोसा था वो सिर्फ भाई हाओ और अन्य थे। उनकी राय में हुआंग फैंग शक्तिशाली था, लेकिन इन गैंगस्टरों की तुलना में ये हीन होना चाहिए। इसलिए उसने इतना उग्र होने का साहस किया और हुआंग फैंग को सबक सिखाना चाहता था। लेकिन अब ऐसा लगता है कि वो इस बारे में ज्यादा सोचते हैं। हुआंग फैंग जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक शक्तिशाली है। हाओ गे और अन्य लोगों का उसके सामने कोई प्रतिरोध नहीं है। इसलिए प्रबंधक यिन दया की भीख मांगने में बहुत बुद्धिमान है। हालांकि हुआंग फैंग ने प्रबंधक यिन और अन्य लोगों को सबक सिखाने का फैसला किया है, वो उन्हें आसानी से कैसे जाने दे सकता है। तो हुआंग फैंग ने भाई हाओ की ओर देखा और कहा, ठीक है, चलो इसे करते हैं, मैं देखूंगा। लोगों को मत मारो। वास्तव में हुआंग फैंग अभी भी बहुत सावधान है। यदि वो लोगों को नहीं मारता तो वो उन्हें नहीं मारेगा। हालांकि उसे किसी व्यक्ति को सजा देने के लिए उसे मारना जरूरी नहीं है। कभी कभी मरने से जीना ज्यादा बेहतर नहीं होता। हाँ, मैं इसे तुरंत करूंगा, भाई हाओ ने जल्दी में कहा। आप अभी भी क्या कर रहे हैं? आइए पहले उन्हें कॉल करें। भाई हाओ अपने छोटे भाई की ओर मुड़े और कहा। उसके बाद उनके कई अधीनस्थों ने मैनेजर यिन और अन्य को पीटना शुरू कर दिया। हालांकि भाई हाओ के ये छोटे भाई हुआंग फैंग के प्रतिद्वंद्वी नहीं थे, लेकिन उन्होंने मैनेजर यिन और अन्य को लेने में कोई परेशानी नहीं उठाई। उनकी पिटाई के तहत उन तीनों के पास कोई प्रतिरोध नहीं था और वे केवल चिल्ला सकते थे। होवे कि सभी आदमी गैंगस्टर हैं। वे आमतौर पर बहुत लड़ते हैं, इसलिए वे जानते हैं कि कहाँ लड़ना है। ये दूसरे पक्ष को बहुत असहज और दर्दनाक बना सकता है, लेकिन उन्हें बहुत अधिक चोट नहीं पहुंचेगी। हुआंग फैंग भी इससे संतुष्ट है। हालांकि ये स्पष्ट रूप से उसके सामने पर्याप्त नहीं है, इसलिए उसके चेहरे पर संतुष्ट भाव नहीं दिखता है। भाई हाओ हुआंग फैंग की अभिव्यक्ति को देख रहे हैं, ये देखते हुए कि वो नहीं बदला है। वो जानता है कि उसने हुआंग फैंग की आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया है, इसलिए वो पूर्व दुष्ट आदमी को अपने पास बुलाता है और कहता है, अपनी अच्छी चीजें निकालो और उसे खाने के लिए कुछ दो। ठीक है, उस छोटे भाई को कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि प्रबंधक यिन और अन्य लोगों की आंखों को कुछ अस्पष्ट अर्थों से देखने पर प्रबंधक यिन और अन्य लोगों को बुरा लगता है। हालांकि इस समय उनमें भागने की बिल्कुल भी क्षमता नहीं है। वे केवल यह आशा कर सकते हैं कि इन लोगों के साधन बहुत क्रूर नहीं होंगे। चलो ले लो। भाई हाओ का छोटा भाई 3 लोगों के सामने बैठ गया और उनके मुंह में एक गोली डाल दी। आपने हमें क्या खाने को दिया? मैनेजर यिन इस उम्मीद में खांसते रहे कि अभी खांसी की गोली खत्म हो जाएगी, लेकिन जाहिर है वो सफल नहीं हुए और दवा पहले ही उनके पेट में जा चुकी थी। उस चीज का आनंद ले जो रुचि बढ़ाती है, छोटे भाई ने कहा। मैनेजर यिन को कुछ समझ में आ रहा है। आखिरकार उसने पहले भी लगभग वही काम किया है, अपने दिल में कुछ बुरा कहा है, फिर उसे महसूस होता है कि उसका शरीर गर्म होने लगा है और उसके दिल में एक इच्छा है जो लगातार बढ़ती जा रही है। हुआंग फैंग ने मैनेजर यिन के शरीर में बदलाव को देखा और समझ गए कि भाई हाओ के छोटे भाई ने उन तीनों को क्या खाने को दिया था। उसने मन में कहा कि सचमुच ये लोग बहुत टेढ़े हैं। फिर वो जू शियू की ओर मुड़ा और कहा, मत देखो, निम्नलिखित चीजें तुम्हारे देखने के लिए उपयुक्त नहीं है। तुम कार के पास जाओ और पहले मेरा इंतजार करो। ठीक है। जू शियू स्पष्ट रूप से समझ गया कि क्या हो रहा था। उसका चेहरा थोड़ा लाल था। हुआंग फैंग को जवाब देने के बाद वो सीधे बाहर भाग गया। हुआंग फैंग यहाँ के मामलों को देखेंगे।
जू जियू के बाहर जाने के बाद तीन प्रबंधकों यिन के शरीर स्पष्ट रूप से बदल गए थे। उनकी आंखें लाल थी और वे अपने कपड़े फाड़ रहे थे। वे जानवरों की तरह दिखते थे। इस समय एचएओजी के छोटे भाइयों ने प्रबंधक यिन को जाने दिया। हालांकि तीनों लोग एचएओजी के आदमियों के पास पहुंचे और ऐसा लग रहा था कि वे अपने कपड़े फाड़ना चाहते हैं, लेकिन छोटे भाइयों ने उन्हें लात मारकर जमीन पर गिरा दिया। उन तीनों के पास एक दूसरे को फाड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि वे जानते थे कि वे ऐसा नहीं कर सकते। अब वे अपने व्यवहार पर नियंत्रण नहीं रख सकते। भले ही उन्हें पता हो कि वे ऐसा काम नहीं कर सकते, फिर भी वे अपनी हरकतें नहीं रोक सकते। अब वे सिर्फ गुस्सा निकालना चाहते हैं। और तो और उनके एक स्टाफ ने अपना मोबाइल फोन निकाला और घटनास्थल का वीडियो बना लिया। हुआंग फेंग ने इसे 2 बार देखने के बाद उसे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। ऐसा दृश्य देखने के बाद उनकी तबीयत खराब हो गई। यह उन तीनों के लिए एक बुरा सपना होगा। वे कभी भी खुद से और जू से निपटने की हिम्मत नहीं करेंगे। बारिश हो रही है। ठीक है, मैं तुम्हें कारोबार के लिए यहीं छोड़ दूंगा, मैं पहले जाऊंगा। हुआंग फेंग खड़े हुए और भाई हाउ से कहा। ठीक है बॉस हुआंग। पहले भाई हाउ ने विनम्रता से कहा कि उन्हें मैनेजर यिन के शब्दों से हुआंग फेंग की पहचान पता चली थी। हालांकि उसने हुआंग फेंग के खिलाफ बदला लेने का कोई विचार उठाने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार उसके पक्ष के कई लोग पहले हुआंग फेंग के प्रतिद्वंद्वी नहीं थे और फिर वो हुआंग फेंग को भड़काने गया। ऐसा इसलिए क्योंकि वो मौत की तलाश में था। कुआ हुआंग फेंग ने सिर हिलाया और वो देख सकता था कि भाई हाउ पहले की हिंसा से पूरी तरह मुक्त था। जाहिर है यह आदमी इतना मूर्ख नहीं था कि लाइलाज हो जाए। हालांकि हुआंग फेंग अभी भी सहज नहीं है। आखिरकार हुआंग फेंग अपने ही कदम से नहीं डरते। उसे डर है कि वे उसके आसपास की महिलाओं के साथ भी ऐसा करेंगे। तो उन्होंने भाई हाउ से कहा, मैं आज के मामलों को दोबारा दोहराना नहीं चाहता, अन्यथा मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। नहीं, हम अब और नहीं। भाई हाउ ने तुरंत वादा किया। अगर यह यिन के लिए नहीं होता तो मैं बॉस हुआंग की महिला के साथ कुछ नहीं करता। ठीक है, वीडियो को यहाँ सहेजना याद रखें, हुआंग फेंग ने कहा और चला गया। भाई हाउ जब हुआंग फेंग की पीठ को देखता है तो थोड़ा चकित हो जाता है। प्रबंधक यिन के लिए वे तीनों अभी भी जंगली जानवर जैसे संभोग के लिए जमीन पर हैं। भाई हाउ, मैंने सुना है कि उसने तियानजून को फोन किया और आपकी पहचान पूछी। इसी समय वो कड़क युवक एचओजी के पास आया और बोला, कौन सा तियानजून? होगी ने एक पल के लिए भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। यह नवीनतम है। इसके अलावा तियानजून हुआंग फेंग के प्रति बहुत विनम्र है। जाहिर है हुआंग फेंग की पहचान बहुत अलग है। इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। खंड 12 बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 1106 शैतान आपका सिरका खाते हैं। वो तियानजून को कैसे जान सकता है? उसने आश्चर्य से कहा। तियानजून एक नई उभरती हुई शख्सियत है। हालांकि वो बहुत देर तक नहीं उठे, लेकिन उनकी प्रदर्शनी बहुत तेज थी। उसके पास एक मजबूत कौशल है और वह अपने छोटे भाई के लिए अच्छा है। इसके अलावा कहा जाता है कि उनकी पृष्ठभूमि काफी गहरी है। आम लोग तो उसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते, यहाँ तक कि वे पुलिस वाले भी कभी परेशानी के लिए उनके पास नहीं जाते। इसलिए तियानजून की प्रसिद्धि अभी भी महान है और उन सहयोगियों ने उसे अपमानित करने की हिम्मत नहीं की। तियानजून की तुलना में भाई हाउ जानता है कि वो कुछ भी नहीं है। इससे पहले उन्होंने तियानजून से जुड़ने की पहल की, लेकिन वो सफल नहीं हुए। मुख्य कारण ये है कि बहुत सारे लोग हैं जो तियानजून से जुड़ना चाहते हैं। इस अवधि के दौरान वो अपनी शक्ति को मजबूत करते दिख रहे हैं और उनका विस्तार करने का कोई इरादा नहीं है, इसलिए उनके पास फिलहाल कोई आय नहीं है। यदि हुआंग फेंग वास्तव में तियानजून को जानता है और तियानजून हुआंग फेंग के प्रति बहुत विनम्र है, तो हुआंग फेंग की पहचान बहुत अलग है। उसके कौशल जितनी सरल नहीं है। शायद मैं हुआंग फेंग के माध्यम से तियानजून पर भरोसा करने का एक तरीका सोच सकता हूँ। भाई हाउ ने जमीन पर 3 लोगों को देखा जो अभी भी भयंकर रूप से लड़ रहे थे और खुद से बुदबुदाया, मेरे लिए स्पष्ट रूप से वीडियो रिकॉर्ड करें और उन्हें बेहतर और अधिक जोरदार प्रदर्शन करने दें। हाँ, भाई हाउ के छोटे भाई ने कहा। लेकिन दूसरी तरफ हुआंग फेंग पहले से ही अपनी कार में है। जू जियू सामने वाली यात्री सीट पर बैठा है, हुआंग फेंग के आगमन की प्रतीक्षा कर रहा है। ठीक, चलो चलते हैं, हुआंग फेंग ने ट्रेन में चढ़ने के बाद जू जियू से कहा। कुआ, जू जियू ने उत्तर दिया कि चूंकि हुआंग फेंग ने कहा कि यह ठीक है, ये ठीक होगा। वो हुआंग फेंग पर बहुत भरोसा करती थी। आपको सीधे स्कूल भेजेंगे, हुआंग फेंग ने अपनी कार आगे बढ़ाते हुए जू जियू से कहा। मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है, जू ने धीरे से कहा। ठीक है, चलो डिनर पर चलते हैं, और मैंने भी नहीं किया, हुआंग फेंग ने कहा। उसके बाद जू जियू के सामने उसने सु यूमो को फोन किया और उससे कहा कि अगर उसे आज रात कुछ करना है तो वो रात के खाने के लिए वापस नहीं जाएगा। मूल रूप से हुआंग फेंग आज शाम सु यूमो के लिए एक अच्छा काम करने जा रहे थे। हालांकि जू जियू को बस ऐसी ही एक चीज मिली। हालांकि अंत में वो ठीक था, फिर भी वो थोड़ा डरा हुआ होगा, इसलिए हुआंग फेंग का अभी जाना ठीक नहीं है। आपकी गर्लफ्रेंड? हुआंग फेंग को फोन करते देखकर जू ने पूछा। ठीक है, आप पिछले ली बिंगयून कॉन्सर्ट में मेरे बगल में बैठे व्यक्ति से मिल चुके हैं। हुआंग फेंग ने जू के इरादे को नहीं छिपाया। जू जियू ने सिर हिलाया और कहा, वो बहुत सुंदर है। ठीक है, मुझे भी ऐसा लगता है, हुआंग फेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। बेशक, आप भी बहुत सुंदर हैं। ठीक है, मुझे भी ऐसा लगता है। जू जियू मुस्कुराने और हुआंग फेंग से सीखने के लिए आश्वस्त है। हालांकि सु यूमो वास्तव में सुंदर है, जू जियू भी अपनी उपस्थिति को लेकर आश्वस्त है। हालांकि तुरंत जू जियू की मुस्कान बदल गई और उसने हुआंग फेंग की ओर देखा और कहा, हुआंग फेंग, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? जब हुआंग फेंग ने जू जियू के शब्द सुने तो उसने अपना हाथ थोड़ा हिलाया और जू जियू की ओर देखा और कहा, मुझे ये पसंद है। हुआंग फेंग ने झूठ नहीं बोला। जू जियू वास्तविक अर्थों में पहली महिला थी। जू जियू के लिए उनकी भावनाएं दूसरों से अलग थीं। पहले उसकी भावनाएं थी और फिर सु यूमो और अन्य लोगों के साथ उसके संबंध थे। हालांकि हुआंग फेंग और जू जियू इसके विपरीत थे।
चूंकि जू जियू पहली महिला थी, इसलिए उसके दिल में एक विशेष स्थान था। उसके बाद हुआंग फैंग को भी धीरे धीरे इस लड़की से प्यार हो गया। मैं चाहता हूं कि आप। जू जियू ने भी इस विषय को नहीं टाला। उन्होंने सीधे हुआंग फैंग से कहा, तुम्हें पता है मेरी एक गर्लफ्रेंड है। हुआंग फैंग शुरुआत की ओर मुड़ता है, आगे देखना जारी रखता है, गाड़ी चलाते हुए कहता है कि वो जू जियू की आंखों में जुनून और प्यार देख सकता है और जानता है कि दूसरे पक्ष ने झूठ नहीं बोला है। मुझे पता है, लेकिन मुझे परवाह नहीं है। जू जियू ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद आप नहीं जानते कि हमारे स्कूल में कई लोग हैं जो समाज में तीसरे सबसे अमीर हैं। मैंने पहले उन्हें हेय दृष्टि से देखा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे खुद ऐसा दिन मिलेगा, और मैं ऐसा करने को तैयार था। वास्तव में आपको कहने की जरूरत नहीं है, ये सब स्वैच्छिक है, जू ने कहा। हुआंग फैंग ने सिर हिलाया, और वो महसूस कर सकता था कि जब जू जियू ने ये कहा तो वो विचारशील था, आवेगी नहीं, जिससे हुआंग फैंग को फिर से अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ। इतनी सारी उत्कृष्ट महिलाओं ने अपना शेष जीवन खुद को सौंप दिया, और वो उन्हें निराश नहीं कर सके। उसके बाद हुआंग फैंग और जू जियू ने एक साथ भोजन किया। यह उनके लिए अकेले भोजन करने का पहला अवसर है। उन्होंने जो कहा उसे कहने के बाद जू जियू हुआंग फैंग के सामने अधिक खुला है, और वो कुछ छोटे कार्य करेगा जो केवल प्रेमी ही कर सकते हैं। इस मामले में हुआंग फैंग और जू जियू दोनों इसका भरपूर आनंद लेते हैं। रात के खाने के बाद हुआंग फैंग ने जू से कहा, देर हो गई है, चलो मैं तुम्हें वापस ले चलता हूँ। वापस न जाना ठीक है, जू ने धीरे से कहा। क्या? हुआंग फैंग ने स्पष्ट रूप से नहीं सुना, फिर से पूछा। मैंने कहा बस वापस जाओ, जू ने शर्माते हुए कहा, लेकिन वो कहने से डर रही थी जो उसने अभी कहा था। जल्द ही हुआंग फैंग ने जू जियू को वापस स्कूल भेज दिया। अंदर जाने के बजाय हुआंग फैंग दरवाजे पर रुक गया और उससे कहा, वापस जाने के बाद जल्दी सो जाओ और पिछली चीजों के बारे में मत सोचो। मुझे नहीं लगता कि वे लोग तुम्हें फिर से परेशान करने आएंगे। ठीक है, मुझे पता है, जू जियू ने सिर हिलाया, लेकिन जाने के बाद उसने हुआंग फैंग को गले लगाने की पहल की। और हुआंग फैंग ने संत होने का दिखावा नहीं किया, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे के साथ अपना रिश्ता स्थापित किया है। हुआंग फैंग ने जानबूझकर एक दूसरे को अलग नहीं किया। उन्होंने सीधे तौर पर जू जियू का समर्थन किया और उसके होठों को चूमा। जू जियू का भी गर्मजोशी से जवाब था। दोनों स्कूल गेट पर कार में थे और जमकर किस कर रहे थे। काफी देर तक जब दोनों अलग हो गए, जू जियू ने लाल चेहरे के साथ दरवाजा खोला और कहा, मैं वापस आ गया हूँ। ठीक है, सावधान रहो। स्कूल के गेट में जू जियू की आकृति को गायब देखकर हुआंग फैंग पीछे मुड़ता है और स्कूल छोड़ देता है। जब हुआंग फैंग अपने निवास पर लौटे, सु यूमो और उनकी 3 बेटियां अभी भी जाग रही थी, टीवी देख रही थी और हॉल में बातें कर रही थी। पीछे सु यूमो हुआंग फैंग को वापस आते देखता है और नमस्ते कहता है। इतनी देर से वापस आकर मैं जरूर दूसरी औरतों से संबंध बनाने गया होगा, जी मिंगजियाओ ने हुआंग फैंग से कहा। हुआंग फैंग सीधे सु यूमो और जी मिंगजियाओ के बीच जाकर बैठ गए, उसकी ओर देखा और कहा, क्या मैं समझ सकता हूँ कि आप ईर्ष्यालु हैं? शैतान आपका सिर का खाता है, जी मिंगजियाओ ने लाल चेहरे के साथ कहा। इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 1107 खाद्य खरीद। मुझे वैसे भी सिरके की गंध आती है, हुआंग फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा। बहन यूमो, तुम्हें उसकी परवाह नहीं है, ये कमीना बहुत आगे जा रहा है, जी मिंगजियाओ ने सु यूमो से कहा। मैं उसे नियंत्रित नहीं कर सकती, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? सु ने मुस्कुराते हुए कहा। बहन यूमो, जी मिंगजियाओ ने असंतुष्ट डूमाउथ से कहा, आप मुझे धमकाने के लिए एक साथ हैं, मैं आपको नहीं बताता। उसके बाद जी मिंगजियाओ अकेले ऊपर की ओर भागी, जबकि हुआंग फैंग और तीनों हॉल में बातें करते रहे। आज मिंगजियाओ और मैं प्रासंगिक औपचारिकताओं को पूरा करने गए थे। अनुमान है कि हम अगले कुछ दिनों में आ सकते हैं। इसके अलावा हम एक फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री खरीदने की योजना बना रहे हैं। आखिरकार हमें इसमें ज्यादा अनुभव नहीं है, फील्ड पहले है, इसलिए फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री खरीदना बेहतर है, भले ही ये बड़ी न हो। इस क्षेत्र में कर्मचारियों का होना ठीक है, सु ने हुआंग फैंग से कहा। ठीक है, मैं तुम्हें वे सामग्रियां कल दूंगा, तुम पहले उत्पादन या पेटेंट के लिए आवेदन कर सकते हो, हुआंग फैंग ने सु यूमो से कहा। वास्तव में फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री या अस्पताल स्थापित करना हुआंग फैंग की पिछली योजनाओं में से एक था। वो हमेशा आभारी था कि भगवान ने उसे भंडारण बॉक्स दिया, इसलिए अब उसने बहुत पैसा कमाया है और स्वाभाविक रूप से वो लोगों को बेहतर जीवन जीने में मदद करना चाहता है। इसलिए हुआंग फैंग ने कुछ सूत्रों और उपकरणों का आदान प्रदान करने की योजना बनाई है जो कुछ बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। इसके अलावा वो कुछ ऐसी चीजों का आदान प्रदान करेंगे जो पर्यावरण को ठीक कर सकती है। हुआंग फैंग को उम्मीद है कि अन्य लोग भी स्टोरेज बॉक्स का लाभ उठा सकते हैं। क्योंकि हुआंग फैंग को वापस आने की जल्दी नहीं थी, उन तीनों ने ज्यादा देर तक बात नहीं की, इसलिए उन्होंने आराम किया। बेशक हुआंग फैंग सतह पर अपने कमरे में सोता है, हालांकि आधी रात में वो अभी भी सु यूमो के कमरे में जाता है और सुबह होते ही वापस चला जाता है, जो स्पष्ट रूप से परेशानी भरा है। हुआंग फैंग इतना परेशान नहीं होना चाहता, लेकिन सु यूमो शर्मीली है और हुआंग फैंग के पास ऐसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अगली सुबह जब हुआंग फैंग घर पर ही था, ली बिंगयून के साथ शेन यान का साक्षात्कार अखबारों और इंटरनेट पर प्रकाशित हुआ था। ये पहली बार था कि ली बिंगयू का करियर शुरू होने के बाद उनका साक्षात्कार लिया गया था। इसके अलावा इस समय उन्हें बहुत अधिक ध्यान मिला और शेन यान की प्रसिद्धि फिर से बढ़ गई, चाहे आम लोग हों या उनके साथी वास्तव में उनसे प्रभावित हों, खासकर ली बिंगयून के प्रशंसक। अब उन्हें शेन यान की रिपोर्ट पर विश्वास है। आखिरकार ली बिंगयून के विशेष साक्षात्कार को सही तरीके से प्राप्त करना कोई साधारण बात नहीं है, और इसीलिए शेन यान ने ली बिंगयून और हुआंग फैंग के अफेयर की सूचना दी, जिसका फिर से उल्लेख किया गया, जिससे सभी को अधिक विश्वास हो गया। शेन यान के पास ली बिंगयून की खबर रिपोर्ट करने का एक निश्चित अधिकार है।
शेन यान ने भी पहचान और स्थिति में बदलाव महसूस किया, लेकिन जब वो खुश थे तो उन्हें बिल्कुल भी गर्व नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि जिस कारण से वो ली बिंगयू के करीब पहुंच सका और ली बिंगयू का विशेष साक्षात्कार का अधिकार प्राप्त कर सका, वो उसकी क्षमता के कारण नहीं बल्कि हुआन फैंग के कारण था। अन्यथा उन्हें ली बिंगयू लेटेस्ट की जानकारी नहीं मिल पाती। इसलिए भले ही ऐसे कई मीडिया संगठन हैं जो उन्हें खोदना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने निर्णायक रूप से इनकार कर दिया। वह जानता है कि एक बार जब वो चला जाएगा तो उसे ली बिंगयून की खबर रिपोर्ट करने का मौका कभी नहीं मिलेगा। बेशक हुआन फैंग शेन यान के रवैये से संतुष्ट हैं और उस पर विश्वास करते हैं, उसे यह अवसर दो। वो हर समय राष्ट्रीय समाचार में नहीं रह सकते। जब तक शेन यान की वफादारी कोई समस्या नहीं है और रवैया सही है, तब तक भविष्य में उसका समर्थन करना असंभव नहीं है। हुआन फैंग का काम आज मुख्य रूप से खरीदारी करना है। इस बार ये सामान्य शहर में जाकर छोटी छोटी चीजें खरीदने और उन्हें भंडारण बॉक्स में रखने के लिए नहीं है, बल्कि भोजन और अन्य खाद्य पदार्थ, विशेष रूप से संपीड़ित बिस्कुट और इंस्टेंट नूडल्स खरीदने के लिए है, जिसे वो पिछले एस्किटोलॉजी में भेजने जा रहा है। दुनिया के अंत में अब पुनर्निर्माण हो रहा है। पिछले कुछ वर्षों में लोगों के पास भोजन उगाने का कोई रास्ता नहीं बचा है। इसके अलावा लोग ज़ॉम्बीज के वायरस से प्रदूषित हो गए हैं, इसलिए भोजन की कमी हो गई है। हुआन फैंग अब सबसे बड़ी जीवित आबादी वाले देश के प्रभारी हैं। उसे प्रतिदिन जितना भोजन चाहिए वो कोई छोटी संख्या नहीं है। वहां अपना उत्पादन फिर से शुरू करने से पहले उसे मदद की जरूरत है। इसके अलावा हुआन फैंग ने अन्य देशों में भी निवेश किया है। इस समय उन देशों में खाने की भी कमी है। वे खाना लेकर बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। हालांकि पहले भी हुआन फैंग द्वारा बैंक का बहुत सारा पैसा चुराया जा चुका है। अब उन देशों के पास नई मुद्राएं भी हैं। इसके अलावा ऐसे बॉन्ड भी हैं जिनसे इतना पैसा कमाया जा सकता है। हुआन फैंग खुश है कि देश पर उनका पैसा बकाया है। कोई आश्चर्य नहीं कि वास्तव में कुछ देशों को युद्ध धन भी पसंद है। हालांकि युद्ध ने बहुत कुछ नष्ट कर दिया है, लेकिन महान अवसर भी है। हुआन फैंग गाड़ी चलाते समय बुदबुदाया। वास्तव में यदि हुआन फैंग ने नैन्सी का पुनर्निर्माण नहीं किया होता तो उन्होंने युगांत शास्त्र के समय और स्थान में पैसा कमाया होता। इसके अलावा उसने बहुत पैसा कमाया होगा। आखिरकार वो भंडारण बॉक्स के माध्यम से भोजन और दवा सहित सभी प्रकार की तत्काल आवश्यक चीजें भेज सकता था। ये चीजें बहुत महंगी नहीं है, क्योंकि केवल वही इन्हें उपलब्ध करा सकता है, इसलिए मुनाफा बहुत अधिक प्रभावशाली है। ऐसे भी कारण हैं जिनकी वजह से हुआन फैंग ने पहले एक फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री स्थापित करने की योजना बनाई थी। उन्हें बाजार की चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जब वे दवाएं दुनिया के अंत तक भेजी जाएंगी तो वे सोने से भी अधिक महंगी होंगी। इसके अलावा जिस समय और स्थान पर निंग वुशुंग और अली स्थित है, वहां ये दवाएं भी विपणन योग्य है। हालांकि अब हुआन फैंग की परिवहन क्षमता सीमित है, इसलिए वो केवल उस समय सीमित आपूर्ति कर सकता है। बड़ी संख्या में खरीदारी और लंबी अवधि की खरीदारी के कारण हुआन फैंग खरीदारी करने के लिए बाजार में नहीं जा सकते, बल्कि बड़े बाजार में जा सकते हैं और उन लोगों को ढूंढ सकते हैं जो खरीदारी के लिए भोजन बेचते हैं। जहां तक दवाओं की बात है, हुआन फैंग अब उनमें से बहुत कुछ नहीं खरीद सकते हैं, जिससे संदेह पैदा होगा। वो पहले केवल एक छोटी राशि खरीद सकता है और फिर सोवियत भाषा की प्रतीक्षा कर सकता है। मोदी की फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री के अधिग्रहण के बाद उसने एक बड़ी खरीदारी की। अनाज विक्रेता को ढूंढना बहुत मुश्किल नहीं है। जब तक हमें कोई बाजार मिलता है हम ये कर सकते हैं, इसलिए हुआन फैंग की खरीदारी प्रक्रिया बहुत सहज है। इसके बाद उन्होंने उन लोगों से अनाज सीधे उनके गोदामों में भेजने को कहा। लेकिन इस बार हुआन फैंग ने द्वितीय श्रेणी के कौशल वाले कुछ दासों के बदले में कुछ खून बनाया है और उन्हें गोदाम के चारों ओर रख दिया है। अब वे अपनी वास्तविकता और अन्य समय और स्थान का स्थानांतरण स्टेशन है और कोई समस्या नहीं हो सकती है, तो ये पैसे तो खर्च होने ही चाहिए। इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 1108 सचिव क्यू का निमंत्रण। सामग्री खरीदने में व्यस्त रहने के दौरान हुआन फैंग को HAOGE से एक अप्रत्याशित कॉल भी आया। कल हुआन फैंग उस यन प्रबंधक को धोखा देने के लिए उपनगर में गया था। उसने सचमुच अपना नंबर बताया। हुआन फैंग को उम्मीद नहीं थी कि HAOGE से याद रखेगा। भाई हाओ ने हुआन फैंग को रिपोर्ट करने के अलावा और कुछ नहीं कहा। उनके जाने के बाद जो हुआ वो एक रिपोर्ट थी। भले ही वो नहीं मिले, लेकिन वो फोन पर हुआन फैंग का बहुत सम्मान करते थे। हुआन फैंग इसे महसूस कर सकते थे। हुआन फैंग के चले जाने के बाद प्रबंधक येन, फोटोग्राफर और स्काउट के बीच लड़ाई नहीं रुकी। यहाँ तक कि हुआन फैंग को संतुष्ट करने के लिए भाई हाओ ने कुछ अन्य कार्यक्रम भी जोड़े। एक शब्द में कहें तो पूरी प्रक्रिया बहुत गहन थी। बेशक अगर आम लोग इसे देखें तो उन्हें उल्टी हो सकती है। हालांकि भाई हाओ की बातें सुनने के बाद हुआन फैंग काफी संतुष्ट है। संभवतः कल रात की घटना ने तीनों प्रबंधकों येन के लिए शारीरिक और मनोवैज्ञानिक रूप से अमिट निशान छोड़े, जो उनके जीवन की छाया होगी। यह अनुमान लगाया गया है कि उसके पास अपने और जूजियो के लिए परेशानी ढूंढने का साहस नहीं है। भाई हाओ के लिए हुआन फैंग उनके शब्दों में निकटता का अर्थ महसूस कर सकते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो खुद को कृतघ्न करना चाहता है। हुआन फैंग ऐसे लोगों से सीधे तौर पर निपटना नहीं चाहते। बाद में वो तियानजून को अपनी संपर्क जानकारी देता है और तियानजून से इससे निपटने के लिए कहता है। इस भाई हाओ से कैसे निपटना है, तियानजून निर्णय लेता है। HAOGE का फोन काटने के कुछ ही समय बाद हुआन फैंग को एक और अप्रत्याशित कॉल प्राप्त हुई। सचिव क्यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? हुआन फैंग ने कुछ संदेह में पूछा। सचिव क्यू ने ये फोन अपने सचिव को नहीं बल्कि स्वयं को कॉल किया था। अब सचिव क्यू के रूप में व्यक्तिगत रूप से कॉल करना उनके लिए इतना आसान नहीं है, इसलिए हुआन फैंग भ्रमित थे। अगर मैं ठीक हूं तो क्या मैं तुम्हें नहीं देख सकता? मैंने तुम्हें इन दिनों मेरे घर जाते नहीं देखा है। क्यू निंगशुंग ने फोन पर गुस्सा होने का नाटक किया। ठीक है, मैं हाल ही में थोड़ा व्यस्त हूँ। अगर मुझे मौका मिला तो मैं बाद में आपसे मिलने आऊंगा, हुआन फैंग ने कुछ शर्मिंदगी के साथ कहा। वास्तव में हुआन फैंग को नहीं पता कि क्यू निंगशुंग की मां के साथ कैसे व्यवहार करना है। आपको ये जानना होगा कि उसके और क्यू निंगशुंग के बीच कुछ भी नहीं है। हालांकि क्यू निंगशुंग की मां ने दोनों अफसरों को गलत समझा।
अगर आप दोबारा वहां जाएंगे तो आप यह नहीं बता सकते कि दूसरा पक्ष क्या सोचेगा। तो हुआन फेंग ने इसके बारे में सोचा, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अगली बार समय की तलाश मत करो। क्या आज रात तुम्हारे पास समय है? यदि तुम्हारे पास समय है तो रात्रि भोज के लिए मेरे घर आओ। सचिव क्यू ने फोन पर कहा। सचिव टैन भी आएंगे, उन्हें इसमें बहुत रुचि है, फिर मैं तुम्हें मिलवाऊंगा। सचिव क्यू वास्तव में आज शाम घर पर सचिव टैन का मनोरंजन करने जा रहे हैं। वे अब अग्रिम पंक्ति में हैं, उन्हें अधिक घूमना फिरना चाहिए। इस तरह आम खाना खाने से नियमों का उल्लंघन नहीं होगा, बल्कि उनकी भावनाएं भी बढ़ेंगी। इसलिए हम आज रात ये रात्रिभोज करेंगे। सचिव टैन वास्तव में पहले हुआंग फैंग में रुचि रखते थे, तभी उन्होंने सेक्रेटरी क्यू को टोंग कियांजुन को पकड़ने में मदद करने के लिए अकाउंट बुक सौंपी। हालांकि क्या सचिव टैन को वास्तव में हुआंग फैंग में दिलचस्पी थी या उन्होंने ऐसा कहा था, कोई भी निश्चित नहीं हो सकता। जब सचिव क्यू सचिव टैन के साथ घर पर रात्रि भोज के लिए जा रहे थे तो उन्होंने हुआंग फैंग को एक साथ बुलाने के बारे में सोचा। उस समय वो हुआंग फैंग को सचिव टैन से मिलवाएंगे। एक तो ये कि वो वास्तव में हुआंग फैंग को महत्व देता था, दूसरा ये कि वो ये भी जानता था कि उसकी बेटी हुआंग फैंग के लिए क्या मायने रखती है, इसलिए वो भी हुआंग फैंग की मदद करना चाहता था। आखिरकार सचिव टैन हवा से आए, जो राजधानी शहर से संबंधित है। यह उससे बेहतर है, उसकी पृष्ठभूमि ज्यादातर ऐसी है कि यू निंगशुंग भी चाहता है कि हुआंग फैंग और सचिव टैन ऑनलाइन हो। सेक्रेटरी टैन। हुआंग फैंग को कुछ देर तक समझ नहीं आया कि सचिव टैन ने क्या कहा, फिर उसे याद आया कि किंगशिंग का नंबर 1 टैन था। इसके अलावा सचिव क्यू का निमंत्रण निश्चित रूप से सरल नहीं है। क्या यह हमारे प्रांत का नंबर 1 है? हुआंग फैंग ने पूछा। हाँ, यह वही है। आप शाम को मुझे बेहतर प्रदर्शन दे सकते हैं, चेन मत गिराना। सचिव क्यू ने आदेश दिया कि वो वास्तव में अपनी देखभाल के लिए हुआंग फैंग को अपनी युवा पीढ़ी के रूप में लेते हैं, इसलिए कुछ आदेश अपरिहार्य है। ठीक है सचिव क्यू, मैं शाम को अच्छा करूंगा। हुआंग फैंग ने तुरंत कहा कि निश्चित रूप से वो इस तरह के रात्रिभोज से इनकार नहीं करेंगे। ये कहने के लिए नहीं कि उन्हें वास्तव में कुछ संपर्क बनाने की जरूरत है, यानी अकेले सचिव क्यू के अच्छे इरादे वो विफल नहीं हो सकते। ये ठीक है, शाम को जल्दी आना, मुझे कुछ और करना है। पहले फोन रख दो, सचिव क्यू ने कहा। ठीक है सचिव क्यू, शाम को आपसे मिलेंगे, हुआंग फैंग ने भी कहा। फोन रखने के बाद हुआंग फैंग को अनिवार्य रूप से थोड़ा उत्साहित महसूस हुआ। हालांकि अन्य स्थानों पर उनकी मुलाकात ऊंचे पदों पर बैठे कई लोगों से हुई, यहां तक कि देश के नंबर 1 पद पर भी। उस समय हुआंग फैंग बहुत उत्साहित नहीं थे, लेकिन इस बार यह अलग है। इस बार आखिरकार ये वास्तव में एक बड़ा व्यक्ति है। आखिरकार मैं हकीकत में जीना चाहता हूँ, इसलिए इस बार उत्तेजित होने से बचना मुश्किल है। शाम को बेहतर होगा कि मैं अपना खाना पकाने का कौशल दिखाने के लिए पहले वहां जाऊं। वैसे मुझे वाइन भी लानी होगी। फैक्ट्री में जियानियान वास्तव में आम लोगों के लिए एक अच्छी वाइन है, लेकिन आखिरकार ये बड़े पैमाने पर उत्पादित होती है और यह मेरी ईमानदारी नहीं दिखाता है। बेहतर होगा कि मैं सीमित संस्करण ले लूं, हुआंग फैंग ने मन ही मन सोचा। जियानियान इस अवधि में पूरे जियांगजू में प्रसिद्ध हो गया है और इसने धीरे धीरे पूरे किंग प्रांत पर कब्जा कर लिया है, जो आसपास के प्रांतों तक फैल गया है। प्रदर्शनी बिल्कुल भी धीमी नहीं है। आखिरकार हुआंग फैंग ने विज्ञापन पर बहुत पैसा खर्च किया है और शराब का स्वाद इतना अच्छा है, इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि इसका स्वागत किया जाता है और बाजार पर कब्जा कर लिया जाता है। हुआंग फैंग के अनुसार जियानियान के उत्पादन को 2 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। एक बड़े पैमाने पर उत्पादित शराब है जिसे आम जनता द्वारा खरीदा जा सकता है, और दूसरा सीमित संस्करण है जो सुधार और उन्नयन के बाद उत्पादित किया जाता है। ये सीमित संस्करण आमतौर पर बिक्री के लिए नहीं होता है, केवल स्वयं और दोस्तों द्वारा उपयोग किए जाने वाले संस्करण को छोड़कर, जैसे सचिव क्यू, उदाहरण के लिए व्यवसाय में कुछ बड़े ग्राहक इत्यादि। आज रात ऐसे अवसर पर जियानियान का सीमित संस्करण लाना एक अच्छा विचार है। बॉस हुआंग, आप यहाँ इतना अनाज क्यों खरीदते हैं? क्या आपके पास पैसे कमाने के कुछ तरीके हैं? भाई को रास्ता दिखाओ। जब हुआंग फैंग शाम के बारे में सोच रहा था, एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति हुआंग फैंग के पास आया और उसे सिगरेट की पेशकश की। उन्होंने हुआंग फैंग से विनम्रतापूर्वक कहा। लियू उपनाम वाला यह अधेड़ उम्र का व्यक्ति अनाज तस्करों में से एक है। इस बार हुआंग फैंग द्वारा खरीदा गया लगभग आधा अनाज उसी का था। इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 1109 में खाना बनाऊंगा। पैसे कमाने के कुछ तरीके हैं, लेकिन मैं बॉस लियू से झूठ नहीं बोलता। मैं उस रास्ते पर नहीं चल सकता, इसलिए मुझे खेद है। हुआंग फैंग ने दूसरी तरफ से ध्येय को अस्वीकार कर दिया और उससे कहा। हुआंग फैंग ने इस बारे में झूठ नहीं बोला, लेकिन वह इन चीजों को अन्य समय और स्थान पर बेचना चाहता था। आम लोगों को पता होने पर भी वह ऐसा नहीं कर सका। बॉस लियू ने अपनी सिगरेट वापस ले ली और अफसोस के साथ कहा, यह मेरी जल्दबाजी है। वास्तव में बॉस लियू को निराश होने की जरूरत नहीं है। यदि आपके पास पैसा है तो आप इसे एक साथ कमा सकते हैं। मुझे वहां बहुत सारे भोजन की आवश्यकता है। जब तक हमारे बीच अच्छा सहयोग है, मैं एक लंबे समय के लिए हस्ताक्षर करना चाहूंगा बॉस लियू के साथ सावधि खरीद समझौता, हुआंग फैंग ने कहा। अन्य समय और स्थान में भोजन की बहुत आवश्यकता होती है, चाहे वो युगांत शास्त्र हो या वो दुनिया जहां अली रहता है, भोजन जारी रहेगा। दुनिया के अंत में हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। अब हम अपनी जान बचाने के लिए भोजन का इंतजार कर रहे हैं, बल्कि वुशुंग का स्थान विद्रोह और युद्धों से भरा है। ऐसे में किसानों के पास आराम से अनाज उगाने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए उन्हें भी भोजन की जरूरत होगी। जैसा कि हुआंग फैंग ने निंग वुशुंग से सुना, सुपे अक्सर भोजन के बारे में चिंतित रहती है और अली को भी खाना चाहिए। उस समय और स्थान में बल और जादू की खेती वास्तविक दुनिया से आगे है। हालांकि भोजन रोपण का स्तर इतना अच्छा नहीं है। जब हुआंग फैंग वहां होता है तो वह अक्सर कुछ फल या वॉरक्राफ्ट का मांस खाता है। औसत अनाज उत्पादन इतना अधिक नहीं है, इसलिए यह एक बहुत बड़ा बाजार है जिसे खोला जाना है। इसलिए हुआंग फैंग को बड़ी मात्रा में भोजन की आवश्यकता होती है। उसके लिए स्वयं बड़ी मात्रा में भोजन खरीदना असंभव है। एक साथी ढूंढना एक अच्छा विचार है, ताकि वो बहुत समय बचा सके और दूसरा पक्ष पैसा कमा सके।
बेशक इसका आधार यह है कि दोनों पक्ष सहयोग का आनंद लेते हैं। सहयोग की प्रक्रिया में दूसरा पक्ष अपने आप में कोई छेद नहीं कर सकता। वास्तव में ये बहुत अच्छा है बॉस हुआंग, आप बहुत उत्साही हैं। बॉस लियो ने हुआंग फैंग से खुशी से कहा कि हालांकि उन्हें हुआंग फैंग से पैसे कमाने के अन्य तरीके नहीं मिल सके, लेकिन अगर वो लंबे समय तक हुआंग फैंग के साथ सहयोग कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा परिणाम होगा। कीमत के मामले में हुआंग फैंग को ज्यादा परवाह नहीं है, इस तरह वो पैसा कमा सकता है। इसके अलावा हुआंग फैंग को देखते हुए उसे बहुत अधिक भोजन की आवश्यकता है, इस तरह वो विकास का अवसर भी ले सकता है। हुआंग फैंग के पास एक रास्ता है और उसके पास भोजन है, इस तरह दोनों पक्षों के बीच सहयोग कभी भी बेहतर नहीं हो सकता। दोनों का इरादा सहयोग करने का है। यहाँ कुछ विशिष्ट विवरण दिए गए हैं। बॉस लियो कुछ समय से अनाज व्यापारी रहे हैं, हालांकि वो एक अर्ध भिक्षु है, इसलिए इस उद्योग में वो वास्तविक विजेता नहीं है। इसलिए उन्होंने हुआंग फैंग से इस तरह पूछने की पहल की। अब अगर हम हुआंग फैंग के साथ सहयोग कर सकते हैं तो वो उद्योग में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन जाएगा। आखिरकार हुआंग फैंग को बहुत अधिक भोजन की आवश्यकता है। जब तक वो अच्छा काम करेगा, वो न केवल खूब पैसा कमाएगा बल्कि अपना प्रभाव भी बढ़ाएगा। बेशक वो खुश है और हुआंग फैंग कीमत को लेकर बहुत अधिक जुनूनी नहीं है। हालांकि उसे दूसरे पक्ष को समय पर भोजन उपलब्ध कराने की आवश्यकता होती है, साथ ही भोजन की गुणवत्ता में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। किसी भी स्थिति में हुआंग फैंग के सहयोग संबंध से संपर्क नहीं किया जाना चाहिए। हुआंग फैंग को उम्मीद नहीं थी कि आज उसे आसानी से एक साथी मिल जाएगा, लेकिन इस तरह वो अन्य काम करने के लिए कुछ समय और ऊर्जा बचा सकता है। बहुत सारा भोजन, साथ ही तलवारें और अन्य चीजें खरीदने की आवश्यकता के कारण एक गोदाम स्पष्ट रूप से पर्याप्त नहीं है, क्योंकि बॉस लियो के साथ बात करने के बाद हुआंग फैंग पड़ोस में गए और बैकअप के लिए कई गोदाम किराए पर लिए। व्यस्त कार्य के बाद ये दिन का दूसरा भाग है। हुआंग फैंग समय देखता है और सीधे क्यू निंगशुंग के घर चला जाता है। क्या आप यहाँ हैं? आज जल्दी है। ये क्यू निंगशुंग है जिसने हुआंग फैंग के लिए दरवाजा खोला। आज शाम सचिव टैन को घर पर रात्रिभोज के लिए आमंत्रित किया गया था। क्यू निंगशुंग इसकी तैयारी के लिए पहले ही वापस आ गया होगा। इसके अलावा ये जानते हुए कि हुआंग फैंग आ रही है, निश्चित रूप से उसे पहले वापस आना चाहिए था। ये सिर्फ इतना है कि क्यू निंगशुंग को उम्मीद नहीं थी कि हुआंग फैंग आज जल्दी आ जाएगा, और वो कुछ लेकर भी आया। तुम कुछ ले आओ, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मेरे पिता तुम्हें बाहर निकाल देंगे? क्यू निंगशुंग ने हुआंग फैंग के हाथ में मौजूद चीजों को देखा और कहा, क्या आप बहुत बाहरी हैं? कुछ नहीं, बस शराब की कुछ बोतलें। ये शराब मेरी फैक्ट्री में बनाई जाती है। अगर अंकल क्यू को ये पता चलेगा तो वे नाराज नहीं होंगे। जैसे ही हुआंग फैंग अंदर आए, उन्होंने कहा कि कई बार के बाद हुआंग फैंग पहले से ही इस जगह और वहां की गतिविधियों से परिचित थे। आंटी कैसी रहेगी? हुआंग फैंग ने क्यू निंगशुंग से पूछा जब उसने देखा कि उसकी मां घर पर नहीं थी। मैं खाना खरीदने जा रहा हूँ और मुझे यकीन है कि मैं जल्द ही वापस आऊंगा, क्यू निंगशुंग ने कहा। शाम को मेरे पिता ने तुमसे कहा था, घबराओ मत, बस सामान्य रूप से प्रदर्शन करो। चिंता मत करो, मुझे नहीं पता कि अब तनाव क्या है, हुआंग फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि जब उसे पहली बार यह पता चला तो वो थोड़ा उत्साहित था, लेकिन वो घबरा गया था। ये वास्तव में अस्तित्व में नहीं था। उसके कुछ देर बाद क्यू निंगशुंग की मां उम्मीद के मुताबिक वापस आ गई। आखिरकार उसने अपनी बेटी और हुआंग फैंग की जोरदार कार्रवाई दोबारा नहीं देखी। क्या जियाओफेंग आ रहा है? पहले बैठो, अंकल क्यू और वे जल्द ही वापस आएंगे। क्यू निंगशुंग की मां ने कई बार हुआंग फैंग और उनकी बेटी के बीच के रिश्ते को गलत समझा, लेकिन हुआंग फैंग के प्रति उनका रवैया अभी भी अच्छा था, पहले से भी बेहतर। जाहिर है वो भी हुआंग फैंग और अपनी बेटी के बीच रिश्ते के पक्ष में थी। आंटी ऐसा करो, आज का खाना मैं बनाऊंगी। हुआंग फैंग ने आगे आने की पहल की और क्यू निंगशुंग की मां से पकवान लिया। आप क्या करते हैं जियाओफेंग, क्या आप खाना बना सकते हैं? क्यू निंगशुंग की मां ने आश्चर्य से कहा कि वहां बहुत सारे लड़के नहीं थे जो खाना बना सकते थे। फिर उसने रेत पर बैठी अपनी बेटी की ओर देखा और कहा, अपनी ओर देखो, जियाओफेंग खाना बना सकती है, तो मंडे का तला हुआ चावल भी नहीं बना सकती। हुआन फैंग के सामने जब उसकी मां ने ऐसा कहा तो क्यू निंगशुंग शर्मिंदा हो गया। फिर उसने हुआन फैंग की ओर देखा और कहा, शायद वो डींगे हाँक रहा है, मुझे विश्वास नहीं होता कि वो खाना बना सकता है। क्यू निंगशुंग के दिमाग में हुआन फैंग उस तरह का जनरल है जो सेना में दुश्मन के स्तर को ले सकता है, और उस तरह का महान जिया है जो खतरे में दूसरों को बचा सकता है। एक शब्द में उसे शेफ के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है, इसलिए वो वास्तव में हुआन समिट के खाना पकाने पर विश्वास नहीं करती है। तुम्हें बाद में पता चल जाएगा कि मैं खाना बना सकता हूँ या नहीं, तब अपनी जीभ मत खाओ, हुआन फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे जियो फैंग, बैठो और मैं ये करूंगा, क्यू निंगशुंग की मां ने हुआन फैंग से कहा। इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 1110 उत्कृष्ट पाक कला। आंटी मैं कर लूंगा, ठीक है, हुआन फैंग ने कहा। जब क्यू निंगशुंग की मां ने हुआन फैंग की दृढ़ता देखी तो उन्होंने सोचा कि हुआन फैंग भी एक ऐसा व्यक्ति था जो महत्व जानता था। अगर वो जोर देता तो उसे खाना पकाने का कुछ कौशल होना चाहिए, इसलिए वो उसे नहीं रोकती। इसके बजाय वो अपनी बेटी की ओर मुड़ी और कहा, हुआन फैंग खाना बनाएगी और तुम मदद करने के लिए रसोई में जाओगी। वो जो पका सकता है उसे बर्बाद मत करो, क्यू निंगशुंग ने अपने मुंह में कहा और उसके पीछे रसोई में चली गई। हुआन फैंग को रसोई में सारे बर्तन उसी तरह बाहर निकालते देख उसने कहा, क्या तुम खाना बनाओगे या नहीं? यदि नहीं तो मेरी माँ को आने दो, सेक्रेटरी टैन जल्द ही यहाँ आएंगे। चिंता मत करो, मुझ पर विश्वास करो, कोई समस्या नहीं, जाओ बर्तन धो लो, हुआन फैंग ने वादा किया। क्यू निंगशुंग हुआन फैंग से असंतुष्ट थे और उन्होंने कहा, भले ही आप अपने व्यंजन खुद बनाते हो, आप मुझे अपनी मदद क्यों करने देते हैं? मेरी माँ वास्तव में है। हालांकि उसने यह अपने मुंह में कहा था, क्यू निंगशुंग ने इसे हुआन फैंग के शब्दों के अनुसार किया। हालांकि वो खाना बनाना नहीं जानती थी, लेकिन बर्तन धोने में कोई परेशानी नहीं होती थी।
हुआन फैंग उसकी ओर देखता है, मुस्कुराता है और बोलता नहीं है। उसकी हरकतें बिल्कुल नहीं रुकती। क्यू निंगशुंग की मां द्वारा खरीदे गए व्यंजनों को देखकर वो सोच रहा है कि क्या बनाया जाए। दूसरी ओर उसने रसोई को हुआन फेंग और क्यू निंगशुंग की मां को दे दिया, जो लिविंग रूम में रह रही थी, और उनका रसोई में प्रवेश करने का इरादा नहीं था। जल्द ही क्यू निंगशुंग के पिता सचिव टैन के साथ वापस आ गए। सेक्रेटरी टैन में आपका स्वागत है, जल्दी आओ, क्यू निंगशुंग की मां ने खड़े होकर कहा। माफ करें, सेक्रेटरी टैन ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम यहाँ क्यों हो, रसोई में नहीं? सचिव क्यू ने अपनी पत्नी की ओर देखा और कहा कि मेज पर कुछ भी नहीं है, लेकिन उनकी पत्नी लिविंग रूम में बैठी थी और खाना नहीं बना रही थी। वो कैसा दिखता था? सचिव टैन ने सोचा कि उन्होंने उनका स्वागत नहीं किया। जियो फैंग और जमी हुई ठंड रसोई में है, क्यू निंगशुंग की मां ने कहा। क्या जियाओफेंग आ रहा है? सचिव क्यू स्वाभाविक रूप से समझ गए कि उनकी पत्नी के मुंह में जियाओफेंग कौन था। हालांकि उनकी भौं थोड़ी झुर्रीदार थी और उन्होंने कहा, हम अपनी बेटी की शिल्प कौशल के साथ क्या कर सकते हैं? जाओ और देखो। ये ठंड नहीं है, यह जियाओफेंग है। आपकी बेटी का कौशल क्या है? मुझे नहीं पता, वो सिर्फ लड़ रही है और मदद कर रही है, क्यू निंगशुंग की मां ने कहा। जियाओफेंग क्या कर रहा है? वो खाना बना सकता है। सचिव क्यू ने इस बार कोई शिकायत नहीं की, लेकिन उनके चेहरे पर संदेह और अविश्वास स्पष्ट थे। क्यू निंगशुंग की तरह सचिव क्यू ने सोचा कि हुआंग फैंग खाना पकाने में बहुत अच्छा था। उन्होंने कहा कि वो ऐसा कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने जो कहा वो झूठ जैसा है, उन्हें कोशिश करने दीजिए, क्यू निंगशुंग की मां ने कहा। सचिव क्यू थोड़ा असहज थे। हालांकि उन्होंने कहा कि सेक्रेटरी टैन को यहाँ आने के लिए बुलाने का असली उद्देश्य निश्चित रूप से खाना खाना नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने अच्छा खाना भी नहीं खाया तो भी लोगों के पास आपसे बातचीत करने और करीब आने का दिल है। परिणाम स्वरूप सचिव क्यू ने गुप्त रूप से अपनी अज्ञानता के लिए हुआंग फैंग को दोषी ठहराया। क्या ठंड वापस आ गई है? ठंडी लड़की को मैंने पहले भी कई बार देखा है, काफी अच्छी है, उसने कई मामले सुलझाए हैं। सुना है कि वह आपराधिक पुलिस को स्थानांतरित करना चाहती है, सचिव टैन ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, वो लड़की चिंता नहीं करती। इस समय सचिव क्यू का खाना पकाने के मुद्दे में उलझना जारी रखना अच्छा नहीं है। वो केवल सेक्रेटरी टैन से बातचीत कर सकते हैं। और जल्द ही रसोई से खुशबू का झोंका आया। यहाँ तक कि सचिव टैन और सचिव क्यू, जिन्होंने बहुत सारे व्यंजन खाए थे, पहली बार सुगंध से आकर्षित हुए और बात करने की आवाज अचानक बंद हो गई। कौन पका रहा है? ये बहुत कुशल है, टैन शुजी दावा करते हैं। ये युवा पीढ़ी है। मैंने आज उसे अपने साथ रात्रिभोज के लिए बुलाया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो खाना बना सकता है, और मुझे ये पहली बार पता चला। सचिव क्यू ने कहा कि इस समय उनका दिल हुआंग फैंग के बारे में अधिक भ्रमित था। हालांकि उसने अभी तक खाना नहीं खाया था, लेकिन खुशबू बहुत तेज थी, जिसे सूंघने से ही लोगों को बड़ी भूख लगने लगी। सचिव टैन ने सिर हिलाया और समझा कि सचिव क्यू अपनी युवा पीढ़ी में से एक को आज यहाँ आने के लिए बुला रहे हैं। ये स्पष्ट था कि वह इसका परिचय स्वयं से कराना चाहता था। सचिव टैन को इससे कोई आपत्ति नहीं थी। आखिरकार चूंकि दोनों पक्ष एक ही पंक्ति में हैं, उन्हें अधिक आगे बढ़ना चाहिए, एक दूसरे का अधिक ख्याल रखना चाहिए और एक दूसरे की युवा पीढ़ी को जानना चाहिए। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। इस समय रसोई का दरवाजा खुला था। क्यू निंगशुंग 2 बर्तन लेकर बाहर आया और उसका चेहरा अभी भी स्पष्ट रूप से आश्चर्यचकित था। उन्होंने लिविंग रूम में सचिव टैन की उपस्थिति पर भी ध्यान नहीं दिया। क्यू निंगशुंग अब हुआंग फैंग की प्रशंसा करता है। हुआंग फैंग न केवल खाना पकाने में अच्छा है, बल्कि खाना पकाने में भी अच्छा है। अभी अभी उसने हुआंग फैंग को अपनी आंखों से खाना बनाते देखा है। चाकू की तकनीक और खाना पकाने का कौशल पुराना लगता है। इसके अलावा व्यंजन बनने के बाद वे न केवल दिखने में अच्छे होते हैं, बल्कि सुगंधित भी होते हैं। जाहिर है उनमें सभी रंग, स्वाद और जायके वाली डिश होती है। कंजलिंग क्रीम, क्या डिश तैयार है? सचिव क्यू ने यह देखकर कि उनकी बेटी अपना आपा खो बैठी है, ऐसा कहने की पहल की। आह पिताजी, आप वापस आ गए। सेक्रेटरी टैन, आप यहाँ हैं। इस समय क्यू निंगशुंग अभी प्रकट हुआ। इस हॉल में उनकी मां के अलावा उनके पिता और सेक्रेटरी टैन भी थे। हम बहुत पहले वापस आ गए हैं। यहाँ बहुत सारे जीवित लोग बैठे हैं, क्या आप उन्हें नहीं देखते हैं? सचिव क्यू ने गुस्से में कहा, लेकिन उनके शब्दों में ज्यादा दोष नहीं था। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा, क्यू निंगशुंग ने संकोचपूर्वक कहा, और फिर जल्दी से कई लोगों को बुलाया। व्यंजन तैयार है, आओ और जल्दी से बैठो, मैं तुम्हारे सभी व्यंजन बाहर लाऊंगा। उसके बाद क्यू निंगशुंग फिर से रसोई में भाग गया और जल्द ही हुआंग फैंग के साथ बाहर आ गया। उन दोनों के हाथ में सब्जियां थी। 1 मिनट रुको जियो फैंग, मैं तुम्हें तुमसे मिलवाता हूँ। जब हुआंग फैंग सेवा करने के लिए वापस जा रहे थे, सचिव क्यू ने उन्हें रुकने के लिए बुलाया। उसे क्यू निंगशुंग को सेवा करने देना पड़ा। सौभाग्य से वहां कुछ ही थे। जियो फैंग, ये सेक्रेटरी टैन है, सचिव क्यू ने हुआंग फैंग से कहा, और फिर सचिव टैन की ओर मुड़े और कहा, सचिव टैन, ये हुआंग फैंग है। पिछली बार उन्होंने मुझे टोंग कियांजुंग के बारे में खाता पुस्तिका दी थी। हेलो सेक्रेटरी टैन, हुआंग फैंग ने विनम्रता से कहा। क्या आप हुआंग फैंग हैं? सचिव टैन स्पष्ट रूप से हुआंग फैंग को पूरी तरह से नहीं भूले हैं। अगर यह आपके लिए नहीं होता तो हम इतनी आसानी से टोंग कियांजुंग को नहीं जीत पाते। हम हमेशा आपको देखना चाहते थे, लेकिन कुछ देरी हो गई। आज ये वास्तव में एक युवा है प्रतिभा। सेक्रेटरी टैन को हुआंग फैंग याद है। पिछली बार हुआंग फैंग द्वारा प्रदान की गई खाता बही के कारण उन्होंने टोंग कियांजुंग को पकड़ लिया और इसके बारे में बात नहीं की। उन्होंने क्विंग प्रोविंस के नंबर 2 को भी हराया। उसने की प्रांत में भी अपने पैर मजबूती से जमा लिए। हुआंग फैंग ने भी उनकी बहुत मदद की, जिसे भूलना आसान नहीं है। इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 1111 सचिव टैन का अनुरोध। सचिव टैन खुश हैं। हुआंग फैंग ने कहा कि जैसा कि उन्होंने क्यू निंगशुंग से पहले कहा था, इस बार वो घबराए हुए नहीं थे। हालांकि सचिव टैन के शरीर में वो स्पष्ट रूप से श्रेष्ठ से संबंधित एक गति महसूस कर सकता था, लेकिन जो लोग उससे अधिक मजबूत थे, उन्होंने भी बहुत कुछ देखा, इसलिए वो दूसरे पक्ष की गति के तहत अधिक संयमित नहीं होगा।
ये खाने का समय हो गया है, चलो खाते समय बात करते हैं। जब सचिव क्यू ने देखा कि भोजन मेज पर परोसा जा चुका है, तो उन्होंने सचिव टैन और हुआंग फैंग से कहा, ठीक समय पर हम भी हुआंग फैंग की शिल्प कौशल का स्वाद लेने आए। जब सभी बैठ गए तो रात्रि भोज आधिकारिक तौर पर शुरू हुआ और जल्द ही हर कोई हुआंग फैंग के कौशल से अभिभूत हो गया। यहाँ तक कि सेक्रेटरी टैन और सेक्रेटरी क्यू ने भी अपनी चॉपस्टिक को सामान्य से कहीं अधिक तेजी से चलाया। जियो फैंग, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे पास ऐसा कोई शिल्प होगा। इसने मुझे सचमुच आश्चर्यचकित कर दिया। तुमने ये शिल्प किससे सीखा? सचिव क्यू ने मुस्कुराहट के साथ हुआंग फैंग को देखा और पूछा, लेकिन इस समय वो वास्तव में राहत महसूस कर रहे थे। हुआंग फैंग का खाना पकाने का कौशल उसकी अपेक्षा से बेहतर था और उसे चिंता थी कि वो गड़बड़ कर देगा। अब तो ऐसा लगता है कि वो कुछ ज्यादा ही परेशान हो गए थे। हालांकि हुआंग फैंग के स्थिर प्रदर्शन को देखते हुए सचिव क्यू को लगा कि उनकी पिछली चिंता अनावश्यक थी। यदि हुआंग फैंग ने इसे धारण नहीं किया तो वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। मैंने स्वयं इसके बारे में सोचा। कॉलेज से स्नातक होने के बाद मैं जियांगजू में अकेला रहता था, अपना घर किराए पर लेता था और मुझे आमतौर पर खाने की समस्या खुद ही हल करनी पड़ती थी। इसलिए लंबे समय के बाद खाना पकाने के कौशल में सुधार हुआ है। सौभाग्य से ये बहुत ज्यादा नहीं है अपमानजनक, हुआंग ने कहा। आप न केवल शर्मनाक हैं बल्कि आप बड़े होटलों के रसोइयों से भी बदतर नहीं है, सचिव टैन ने भी मुस्कुराते हुए कहा। इस बारे में बात करते हुए सचिव टैन को लगा कि वो अच्छे खाना पकाने के कौशल वाले शेफ की तलाश में है। ऐसा लगता है कि आपके सामने पीली चोटी बुरी नहीं है, शायद आप इसे आजमा सकते हैं। आपकी प्रशंसा के लिए सेक्रेटरी टैन को धन्यवाद, हुआंग फैंग ने कहा। ठंडी जमाते हुए आप भी हुआंग फैंग से सीखें, अन्य लोगों के कौशल को देखें और फिर अपने को देखें, क्योंकि माँ इस समय भी अपनी बेटी को पढ़ाना नहीं भूली। माँ, मुझे पता है, क्या आप कृपया सेक्रेटरी टैन से ऐसा नहीं कह सकती और मेरी इज्जत बचा सकती हैं? यू निंगशुंग ने कुछ शर्मिंदगी के साथ अपनी माँ से कहा। ये ठीक है, आजकल लड़कियां बहुत ज्यादा खाना नहीं बना सकती हैं, फ्रॉस्टी पर ज्यादा ध्यान न दे। इसके अलावा मुझे पता है कि आप महिलाओं के लिए खाना नहीं बना सकते हैं, सचिव टैन ने मुस्कुराते हुए कहा। यह आश्चर्यजनक है कि हुआंग फैंग खाना बना सकती है बहुत अच्छी तरह से। हुआंग फैंग बस मुस्कुराए और कुछ नहीं बोले, लेकिन सचिव टैन ने कहा कि यह अच्छा है। आज के समाज में खाना बनाने वाली लड़कियां कम होती जा रही हैं। ऐसा लगता है कि उसके आसपास की कुछ लड़कियां ऐसा करने में सक्षम नहीं हैं। निस्संदेह वे ऐसा बिल्कुल नहीं करते, वे थोड़ा बहुत कर सकते हैं, लेकिन जहां तक खाना पकाने का सवाल है, स्वाभाविक रूप से उनकी तुलना उससे नहीं की जा सकती। वैसे 2 दिनों में मेरी एक रिश्तेदार डीआईडीयू से आई थी। वो एनोरेक्सिक थी, अब उसकी भूख और भी बदतर होती जा रही है। इस मामले में उसके परिवार और मुझे इसकी चिंता नहीं थी। इस बार हम आए उसे आराम देने के लिए जियांगजू में। क्या आप कृपया उसके लिए भोजन बना सकते हैं और जब आप उसे देखेंगे तो उसकी भूख बढ़ा सकते हैं? एक पल के लिए झिझकने के बाद सचिव टैन ने हुआंग फैंग से अपना अनुरोध कहा। वास्तव में सचिव टैन भी जानते हैं कि यह बहुत अधिक है। आखिरकार सचिव क्यू आज हुआंग फैंग को कॉल करने में सक्षम थे। जाहिर तौर पर यह उसके लिए खाना बनाना नहीं है, बल्कि उसे अपना परिचय देना है। हुआंग फैंग की क्षमता भी बहुत मजबूत है, अन्यथा इससे पहले टोंग कियांजुन की खाता बही प्राप्त करना असंभव है। तुम्हें पता है, बहुत से लोग उस हिसाब किताब को देख रहे हैं। चूंकि हुआंग फैंग इसे प्राप्त कर सकते हैं, तो यह दर्शाता है कि उनकी क्षमता बहुत मजबूत है। किसी मजबूत क्षमता वाले व्यक्ति को अपने लिए खाना बनाने देना थोड़ा ज्यादती है। हालांकि जब उसे अपने भाई के बारे में याद आया तो उसने अपने बच्चों के लिए बहुत ऊर्जा खर्च की, लेकिन इसका कोई खास असर नहीं हुआ और वो बहुत परेशान भी हुआ। इसलिए ये देखकर कि हुआंग फैंग का खाना पकाने का कौशल इतना अच्छा है, वो उससे इसे आजमाने के लिए कहना चाहता था। बेशक यदि आप नहीं चाहते हैं तो ये कुछ भी नहीं है और मुझे पता है कि मैं बहुत ज्यादा पूछ रहा हूँ, सचिव टैन ने जोड़ा। ये ठीक है, वैसे भी मेरे पास आमतौर पर समय होता है। सेक्रेटरी टैन, कृपया मुझे बताएं कि आपके रिश्तेदार कब आएंगे, हुआंग फैंग ने कहा। अब जब सचिव टैन ने ये कहा है तो हुआंग फैंग स्पष्ट रूप से इसे लापरवाही से मना नहीं कर सकते, भले ही यह बहुत अधिक हो। जैसा कि दूसरे पक्ष ने कहा, इसे लापरवाही से अस्वीकार नहीं किया जा सकता। इसके अलावा हुआंग फैंग की राय में यह कोई अत्यधिक आवश्यकता नहीं है। यदि उनका खाना पकाने का कौशल सचिव टैन की मदद कर सकता है तो ये बहुत ज्यादा नहीं है। ये भी एक अच्छी बात है अगर परिवार के रिश्तेदार एनोरेक्सिया का इलाज करते हैं। पहले धन्यवाद, सेक्रेटरी टैन ने खुशी से कहा, चाहे इसका कोई असर हो या ना हो, लेकिन हुआंग फैंग का रवैया उन्हें बहुत खुश करता है। इसके अलावा समस्या को हल करने का एक और तरीका भी है। सचिव टैन का दिल स्वाभाविक रूप से खुश है। उसके बाद खाने की मेज पर माहौल बेहतर हो जाएगा। सचिव क्यू का इरादा हुआंग फैंग की मदद करना था। इस अवधि के दौरान हुआंग फैंग के अनुभव ने उन्हें बिना किसी भ्रम के ऐसे 2 लोगों की कांग्रेस का सामना करने और बहुत व्यवस्थित तरीके से बोलने की अनुमति दी, जिससे सचिव क्यू और सचिव टैन दोनों उन्हें बड़ी प्रशंसा के साथ देखने लगे। सचिव टैन हुआंग फैंग के अनुरोध पर सहमत हुए क्योंकि वो ऐसा नहीं करना चाहते थे। हुआंग फैंग के लिए भी उनके मन में अच्छी भावना थी। ऐसे में टेबल पर माहौल खराब नहीं है। रात के खाने के बाद क्यू निंगशुंग और उसकी माँ मेज की सफाई कर रही है। सचिव टैन, सचिव क्यू और हुआंग फैंग सचिव क्यू के अध्ययन में है। जाहिर है उनके पास कहने के लिए और भी बातें हैं। सचिव टैन, आप नहीं जानते होंगे कि जियाओफेंग युवा है, लेकिन जियांगजू में कई उद्योग है। हमने जो जियानियांग पिया है वो उसकी वाइनरी द्वारा निर्मित है, सचिव क्यू ने सचिव टैन से कहा। ओह, क्या जियानियांग का उत्पादन आपके कारखाने द्वारा किया जाता है? तान शुजी ने हुआंग फैंग को आश्चर्य से देखा और कहा, मैंने इस अवधि में इस शराब के बारे में सुना है। बाहर आने में देर नहीं लगी। हालांकि अपने अच्छे स्वाद के कारण ये कई लोगों के लिए उपयुक्त है। अब ये प्रसिद्ध हो गया है और बहुत तेजी से इसका विस्तार हुआ है। मैं अभी भी इस बात को लेकर उत्सुक हूँ कि किस बड़े बॉस ने हमारे प्रांत में इतना अच्छा उद्यम स्थापित किया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह आप ही होंगे। सेक्रेटरी टैन के शब्द विनम्र नहीं है। उसने सचमुच इस शराब के बारे में सुना था, यहाँ तक कि उन्होंने इसे घर पर भी खरीदा। वो इस शराब को लेकर आशावादी हैं और दूसरी पार्टी बहुत तेजी से विस्तार कर रही है।
हालांकि इसे बाहर आने में ज्यादा समय नहीं लगा, लेकिन ये पूरे प्रांत पर कब्जा करने जैसा है। जाहिर है ऐसे उद्यम का भविष्य बहुत उज्जवल है। इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 1112 दो नेताओं का सदमा। पूरे प्रांत में नंबर 1 व्यक्ति के रूप में सचिव टैन को न केवल अपने विरोधियों को संभालना चाहिए, बल्कि प्रांत की अर्थव्यवस्था का भी विकास करना चाहिए। केवल इसी तरह से वह योग्य हो सकता है, शानदार उपलब्धियां हासिल कर सकता है और लगातार आगे बढ़ने में सक्षम हो सकता है। इसलिए जो लोग किंगडाओ प्रांत में निवेश करने आते हैं उनका बहुत स्वागत है, विशेषकर उन कंपनियों के लिए जिनकी संभावनाएं बहुत अच्छी हैं। वो उनका दोनों हाथों से स्वागत करते हैं और यहाँ तक कि नीति में कुछ समर्थन भी देते हैं। हालांकि हुआंगफे की जियानियांग वाइनरी लंबे समय से स्थापित नहीं हुई है, प्रदर्शनी की गति बहुत अच्छी है। ऐसे उद्यमों के लिए सचिव टैन का निश्चित रूप से स्वागत है। इससे पहले वो अभी भी यह पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि वाइनरी का मालिक कौन है, क्या उसे दूसरे पक्ष से मिलना चाहिए और देखना चाहिए कि दूसरे पक्ष को किन कठिनाइयों का समाधान करना है। लेकिन सचिव टैन को उम्मीद नहीं थी कि कारखाने का मालिक हुआंग फैंग इतना युवा व्यक्ति था, जिसने वास्तव में उसे आश्चर्यचकित कर दिया। सचिव टैन की प्रशंसा के लिए धन्यवाद। मेरा कारखाना अब बड़ा नहीं है, यह कोई बड़ा उद्यम नहीं है, हुआंग फैंग ने कहा। यह अभी बड़ा नहीं है, लेकिन मैं अभी भी आपके कारखाने की प्रदर्शनी के बारे में बहुत आशावादी हूँ। यदि आपको किसी भी मदद की जरूरत है तो कृपया पूछने में संकोच न करें। यदि आप नियमों का उल्लंघन नहीं करते हैं तो मैं आपकी मदद करूंगा। ऐसे आधार उद्यम के लिए सचिव टैन उनकी मदद से नाराज नहीं होंगे। ठीक है, धन्यवाद सचिव टैन। हुआंग फैंग फिर से धन्यवाद। सचिव टैन, आप नहीं जानते होंगे कि न केवल ये कारखाना हुआंगफे का है, बल्कि हुआंगफे के जियांगजू में अन्य उद्यम भी हैं। वो रुइजी सीवेज उपचार उपकरण कारखाना भी उनका है। इस समय सचिव कियू ने एक बार फिर एक भारी बम फेंका और कहा, क्या वो फैक्ट्री भी उसकी है? इस बार सचिव टैन पूरी तरह से चौंक गया। आप जानते हैं, किनगई प्रांत में आज की उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने विशेष रूप से इस कारखाने पर चर्चा करने का प्रस्ताव रखा। रुइजी सीवेज उपचार उपकरण कारखाना हुआंगफे का पहला उद्योग है और प्रदर्शनी का समय भी सबसे लंबा है। अब ये सबसे अच्छा है। सचिव कियू की मदद से रुइजी के ब्रांड ने किनगई प्रांत में राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों के बीच तेजी से प्रतिष्ठा हासिल की है। उसके बाद इसने तेजी से पूरे प्रांत पर कब्जा कर लिया और फिर आसपास के शहरों तक फैल गया। ये कहा जा सकता है कि प्रदूषण में जल उपचार उपकरण उत्पादन उद्योग में रुइजी किंग प्रांत में अग्रणी उद्यम बन गया है। आधे साल से भी कम पुराने उद्यम के लिए यह एक चमत्कार है। बेशक इसमें हुआंग फैंग द्वारा तकनीकी डेटा प्रदान करने, सचिव कियू द्वारा लाइन का नेतृत्व करने में मदद करने, गुओ लियांग के कठिन प्रबंधन और यहाँ तक कि कारखाने के कर्मचारियों की हर दिन की कड़ी मेहनत की खूबियां हैं। कहा जा सकता है कि यह चमत्कार सभी के सम्मिलित प्रयास से अस्तित्व में आया। ये कहने के लिए कि जियानियांग शराब की भट्टी अभी भी क्षमता और पूर्व शर्तों वाला एक उद्यम है, तो रुइजी अपशिष्ट जल उपचार उपकरण विनिर्माण संयंत्र पहले से ही एक सफल उद्यम है, जो इस आधे साल में किनगई प्रांत में सबसे अच्छा और सबसे तेज उद्यम है। इसके अलावा ऐसा उद्यम न केवल बहुत सारी नौकरियां प्रदान कर सकता है और बहुत सारे करों का भुगतान कर सकता है, बल्कि कारखाने के प्रदूषण नियंत्रण में भी बड़ा योगदान दे सकता है। आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से बहुत सारा समय संघर्ष में है। इस कारण से कुछ नेताओं को सिरदर्द नहीं होता है, जबकि रुइजी ने सफलतापूर्वक दोनों को एक साथ रहने दिया है। इसलिए ऐसे उद्यम के लिए कोई भी नेता इसे पसंद नहीं करता है। आज सुबह की बैठक में सचिव टैन ने प्रशंसा के लिए रुइजी सीवेज उपचार उपकरण विनिर्माण संयंत्र का नाम दिया, क्योंकि इसकी उपस्थिति और विस्तार ने न केवल किनगई प्रांत की अर्थव्यवस्था का विस्तार किया, बल्कि कुछ हद तक किनगई प्रांत की पर्यावरणीय गिरावट को भी कम किया। सचिव टैन ने निम्नलिखित कर्मियों से ये भी कहा, ऐसे उद्यमों के लिए उन्हें जानबूझकर कठिनाइयां पैदा नहीं करनी चाहिए। जब तक कि वे नियमों का उल्लंघन नहीं करते हैं, हमें उन्हें सबसे बड़ा नीति समर्थन देना चाहिए। इसके अलावा सचिव टैन ने मौके पर ही निर्णय लिया कि वो थोड़े समय में कारखाने का दौरा करेंगे और वहां के बॉस को कड़ी मेहनत जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ऐसा उद्यम हुआंग फैंग का होगा। क्या ये हुआंग फैंग इतना जादुई है? हाँ, वो फैक्ट्री हुआंग फैंग की है। जब इसे पहली बार मौके पर स्थापित किया गया था तो मैं एक निजी व्यक्ति के रूप में घटनास्थल पर गया था, सचिव कियू ने कहा। हालांकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह उद्यम इतनी तेजी से विकसित हो सकेगा। सचिव कियू भी पछतावे से भरे हुए हैं। हालांकि उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से हुआंग फैंग की फैक्ट्री की मदद की और फैक्ट्री के भविष्य के बारे में सोचा, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि फैक्ट्री इतनी तेजी से और इतनी अच्छी तरह विकसित हो सकेगी। ऐसा केवल इसलिए नहीं है कि उसकी मदद इतनी सरल है, बल्कि इसलिए भी कि कारखाने की ताकत बहुत मजबूत है। यह अद्भुत है, यह अद्भुत है, यह अद्भुत है, टेन शूजी ने प्रशंसा के साथ हुआंग फैंग से कहा। यदि हुआंग फैंग पहले उसे खाना पकाने में मदद करने के लिए सहमत हुआ तो उसके मन में हुआंग फैंग के लिए कुछ अच्छी भावनाएं थी। अब उन्होंने न केवल हुआंग फैंग के लिए अपनी अच्छी भावनाओं को गहरा किया है, बल्कि अपने भविष्य के बारे में भी बहुत आशावादी है। ऐसा व्यक्ति इतनी उम्र में ऐसी उपलब्धियां हासिल कर सकता है जो निश्चित रूप से आम लोग हासिल नहीं कर सकते। दोनों नेताओं की प्रशंसा के लिए धन्यवाद। मैं थोड़ा शर्मिंदा हूँ, हुआंग फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा। स्वाभाविक रूप से उसे सचिव कियू की मदद महसूस हुई। वो देख सकता था कि सचिव कियू ने जानबूझकर उसे सचिव टैन के सामने अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। आप इन प्रशंसाओं के पात्र हैं, सचिव टैन ने कहा। ईमानदारी से कहूं तो मैंने बहुत सारी युवा प्रतिभाएं देखी हैं, लेकिन ये पहली बार है कि मैंने आपकी उम्र में ऐसी उपलब्धियां देखी हैं। सचिव टैन की पहचान उसे निर्धारित करती है। सामान्य समय में कुछ तथाकथित प्रतिभाएं अवश्य होती होंगी, लेकिन आप हुआंग फैंग के साथ तुलना करने पर उन लोगों के पास जीवन के अनुभव की पृष्ठभूमि को छोड़कर अन्य पहलुओं में हुआंग फैंग के साथ तुलना करने का कोई तरीका नहीं है। हालांकि जीवन के अनुभव की पृष्ठभूमि प्रमुख नहीं है, जिससे पता चलता है कि हुआंग फैंग के लिए ये सब हासिल करना कितना मुश्किल है। हुआंग फैंग मुस्कुराए और फिर कहा, चूंकि दोनों नेताओं ने रुइजी के बारे में बात की, इसलिए मैं बस नवीनतम योजना के बारे में बात करूंगा।
ठीक है, मैं जानना चाहूंगा कि आपकी फैक्ट्री ने हाल ही में किस तरह की योजना बनाई है। अगर मैं कुछ मदद कर सकता हूं तो मैं अब आपसे वादा कर सकता हूं, सचिव टेन ने कहा। सचिव टेन का बयान न केवल हुआन फैंग के लिए आश्चर्य की बात है, बल्कि सचिव क्यू के लिए भी आश्चर्य की बात है। सचिव टेन हुआन फैंग के बारे में बहुत आशावादी है। जब तक हुआन फैंग की शर्तें बहुत सख्त नहीं है, सचिव टेन सहमत होंगे। इस कथन में जो अर्थ व्यक्त किया गया है वो बहुत ही भयावह है। हुआन फैंग भी थोड़ा उत्साहित है। हालांकि वो ये भी जानता है कि यदि वो एक अच्छी व्यावसायिक प्रदर्शनी चाहता है तो केवल इन नेताओं की मदद पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। लोहा बनाने के लिए उसे अभी भी कठोर होने की जरूरत है, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे काफी मजबूत होना होगा। इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 1113 ऑटोमोबाइल उत्पादन योजना। रुइजी का मुख्य व्यवसाय अब कारखाने के लिए उपयुक्त सीवेज उपचार उपकरण का उत्पादन करना है। हालांकि हमारे शोधकर्ताओं के प्रयासों के माध्यम से हमने हाल ही में अन्य पहलुओं में सफलता हासिल की है, हुआन फैंग ने कहा। ओह, किस तरह से? सचिव क्यू ने पूछा। घरेलू पानी। हाल ही में हमारे शोध संस्थान ने एक ऐसा उपकरण विकसित किया है जो घरेलू पानी को शुद्ध कर सकता है और शुद्धिकरण दक्षता मौजूदा उपकरणों की तुलना में दोगुनी से भी अधिक तेज है। इसके अलावा शुद्ध पानी सीधे पीने के मानक तक पहुंच सकता है। हुआन फैंग ने झूठ नहीं बोला। ये डेटा भी उन्हें रिसर्च इंस्टीट्यूट के उन लोगों ने दिया था। डिवाइस का आदान प्रदान स्वयं हुआन फैंग ने नहीं किया था, बल्कि अनुसंधान संस्थान का पहला शोध परिणाम था। उनके आदान प्रदान के बाद वे पहले से ही अध्ययन कर रहे थे। इतने समय में हकीकत में आकर आखिरकार उन्होंने शोध पूरा किया। इस समय हुआन फैंग को लगा कि उन्होंने इन शीर्ष वैज्ञानिकों के बदले में बहुत पैसा खर्च किया है। क्या आपका अपना संस्थान है? सचिव टेन ने तुरंत हुआन फैंग से सीवेज उपचार उपकरण के बारे में नहीं पूछा। इसके बजाय उन्हें हुआन फैंग के मुंह में 2 बार उल्लिखित शोध में दिलचस्पी थी। जैसा कि आप जानते हैं, निजी वित्त पोषित अनुसंधान संस्थान अनुपस्थित नहीं है, हालांकि वे बड़ी कंपनियों द्वारा प्रायोजित है। हालांकि हुआन फैंग के 2 उद्यमों की अच्छी प्रदर्शनी है। आखिरकार उनके पास लंबा समय नहीं है और पृष्ठभूमि की कमी है। अप्रत्याशित रूप से वे ये भी अध्ययन कर रहे हैं कि पैसा नूडल्स में निवेश किया गया है। आपको पता होना चाहिए कि वैज्ञानिक अनुसंधान में निवेश करना और उसे प्रायोजित करना बहुत महंगा है, और यह जरूरी नहीं कि लाभदायक हो। इसलिए सामान्य उद्यम इसमें बिल्कुल भी निवेश करने की हिम्मत नहीं करते हैं। यहाँ से हम देख सकते हैं कि हुआन फैंग का साहस और महत्वाकांक्षा छोटी नहीं है। हाँ, ये लंबे समय से स्थापित नहीं हुआ है, हुआन फैंग ने कहा। बोल। सचिव टेन ने हुआन फैंग से कहा कि वो हुआन फैंग की अधिक से अधिक सराहना करते हैं। हुआन फैंग ने न केवल पैसा कमाया, बल्कि आम लोगों की तुलना में उनके पास दीर्घकालिक दृष्टि भी थी। वो उस तरह का अदूरदर्शी व्यक्ति नहीं था। इस तरह मैं इस सप्ताह आपके कारखाने में जांच के लिए एक विशेषज्ञ समूह की व्यवस्था करूंगा। यदि आपका उपकरण वास्तव में उतना अच्छा है जितना आप कहते हैं, तो मैं आपके लिए खरीदार से संपर्क करूंगा, सचिव टेन ने कहा। धन्यवाद सेक्रेटरी टेन, हुआन फैंग ने खुशी से कहा। पहले उनकी सीवेज उपचार उपकरण फैक्ट्री का मुख्य व्यवसाय औद्योगिक सीवेज उपचार उपकरण का उत्पादन करना था, जिसकी व्यापक संभावना है। हालांकि हुआन फैंग को एक पेड़ में नहीं लटकाया जाएगा, इसलिए अब घरेलू सीवेज उपचार उपकरण है। इस प्रकार के उपकरणों के लिए अपेक्षाकृत कम स्थान है। हालांकि एक बार उपलब्धियां मिलने के बाद वे उन अधिकारियों की मदद करेंगे। हुआन फैंग के लिए हमारे सामने बहुत सारे इंप्रेशन पॉइंट जोड़ना भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने खुद को प्रांत पर आधारित करने का फैसला किया है। हुआन फैंग जाहिर तौर पर यहाँ के अधिकारियों के साथ संबंधों से निपटना चाहते हैं। मुझे आपको धन्यवाद देना चाहिए, सचिव टेन ने मुस्कुराते हुए कहा। आपका कारखाना न केवल सरकार का कर राजस्व बढ़ाता है, बल्कि पर्यावरण की भी रक्षा करता है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आपके दोनों कारखानों में अच्छी संभावनाएं हैं, इसलिए अच्छा करो। ठीक है, मैं करूंगा। हुआन फैंग ने कहा कि उन्हें सुयुमो की मां द्वारा किया गया अनुरोध अभी भी याद है। उसने जो किया है वो स्पष्टता पर्याप्त नहीं है। एक शब्द में, सचिव टेन के मार्गदर्शन में किन्घई प्रांत का आर्थिक विकास 1 वर्ष से अधिक समय से बहुत तेज रहा है। सचिव क्यू ने मुस्कुराते हुए कहा कि उन्होंने न केवल सचिव टेन की प्रशंसा की, बल्कि सच भी कहा। तब से छिंघाई प्रांत का आर्थिक विकास अच्छा रहा है। पर्याप्त नहीं, सचिव टेन ने अपना हाथ लहराया और कहा, किन्घई प्रांत पूरे देश में एक बड़ा प्रांत है। हालांकि आर्थिक विकास में अन्य भाई प्रांतों की तुलना में अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है, और हमें अन्य उद्यमों को सख्ती से पेश करना चाहिए। बेशक, सेक्रेटरी टेन अपने सामने मौजूद छोटी छोटी उपलब्धियों से चकित नहीं थे। वो नहीं तक सीमित था, भेड़िया मांस से कहीं अधिक है। इसलिए सचिव टेन, रुइजी और जियानियान के बारे में सुनकर बहुत खुश होंगे। क्योंकि अन्य उद्यमों से परियोजनाएं शुरू करना मुश्किल है, इसलिए स्थानीय परियोजनाओं को सख्ती से विकसित करना स्पष्ट रूप से एक अच्छा विचार है। हालांकि आखिरकार ये 2 छोटी फैक्ट्रियां हैं। भले ही वे भविष्य में विस्तार करें, वे पूरे प्रांत के लिए स्तंभ उद्योग नहीं है। इसलिए सचिव टेन बिल्कुल भी आराम महसूस नहीं करते हैं। सचिव टेन, वास्तव में मेरे पास हाल ही में एक और योजना है, इस समय हुआन फैंग ने अचानक कहा। ओह, क्या योजना है? सचिव टेन ने उत्सुकता से पूछा। मैं हाल ही में एक कार निर्माता शुरू करने जा रहा हूँ, हुआन फैंग ने बिना आश्चर्य के कहा। ऑटोमोबाइल निर्माता? इस बार सचिव टेन और सचिव क्यू दोनों हुआन फैंग के शब्दों से हैरान थे, यहाँ तक कि भयभीत भी। आपको पता होना चाहिए कि चीन में 100 से अधिक ऑटोमोबाइल विनिर्माण उद्यम नहीं है, जिनमें से अधिकांश राज्य के स्वामित्व वाले उद्यम हैं और 10 से कम निजी उद्यम है। इससे देखा जा सकता है कि निजी उद्यमों के लिए इस उद्योग में घुलना मिलना कितना मुश्किल है। आखिरकार इस उद्योग को बहुत अधिक पूंजी निवेश की आवश्यकता है, विशेषकर अनुसंधान में, जिसके लिए हर साल बहुत अधिक निवेश की आवश्यकता होती है। इसके अलावा विदेशी देशों की तुलना में चीन को ऑटोमोबाइल उत्पादन और विनिर्माण में कोई फायदा नहीं है। विशेष रूप से प्रेरणा जैसी मुख्य प्रौद्योगिकियां केवल विदेशों से ही खरीदी जा सकती हैं। इसलिए कई घरेलू ऑटोमोबाइल निर्माता संयुक्त उद्यम है।
वास्तविक और पूर्ण घरेलू कार्य बाजार में लोकप्रिय नहीं है और उनका मुनाफा अधिक नहीं है, इसलिए असली कारण ये है कि इस क्षेत्र में कुछ निवेशक है। हाँ, वास्तव में मेरे पास ये योजना काफी समय से थी, लेकिन इसे पहले लागू नहीं किया गया था, हुआंग फैंग ने कहा। ऑटोमोबाइल निर्माताओं जैसे बड़े उद्यमों के लिए हुआंग फैंग को निश्चित रूप से नीतियों की मदद और सरकारी विभागों की देखभाल की आवश्यकता है। हालांकि कम से कम वो अपने लिए मुसीबत खड़ी नहीं कर सकता कि वो खुद को कितने फायदे दे सकता है। आज किंगशेंग प्रांत में नंबर 1 यही है, इसलिए हुआंग फैंग भी इस योजना को आगे बढ़ाने का अवसर लेता है। हुआंग फैंग, क्या आप एक ऑटोमोबाइल निर्माता के निवेश के बारे में जानते हैं? सचिव क्यू ने हुआंग फैंग से पूछा कि उन्हें डर है कि हुआंग फैंग पिछली कुछ सफलताओं से अभिभूत हो जाएंगे। उनमें से कुछ बहुत लापरवाह थे। इसके अलावा एक ऑटोमोबाइल निर्माता के लिए बहुत सारा पैसा निवेश किया गया था और उसने नहीं सोचा था कि हुआंग फैंग के पास निवेश करने के लिए इतना पैसा था। मुझे पता है कि मैं शुरुआती चरण में 5 बिलियन युआन का निवेश करने की योजना बना रहा हूं और मैं बाद में 6 गुना निवेश करना जारी रखूंगा, हुआंग फैंग ने कहा। इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 1114 सचिव क्यू की चिंताएं। 5 अरब। सचिव टैन और सचिव क्यू दोनों हुआंग फैंग द्वारा दी गई कीमत से हैरान थे, संख्या से नहीं, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि हुआंग फैंग एक बार में इतने पैसे की पेशकश कर सकते हैं। सचिव क्यू को हुआंग फैंग की पृष्ठभूमि पहले से पता थी। यह एक साधारण ग्रामीण बच्चा है, जाहिर है उनके परिवार में इतना पैसा नहीं हो सकता। कहने का तात्पर्य यह है कि हुआंग फैंग ने खुद पैसे का भुगतान किया। हालांकि हुआंग फैंग में कई अच्छे उद्यम हैं, वे पैसा भी कमा सकते हैं। आखिरकार यह ज्यादा समय नहीं है और वे पैसा कमा सकते हैं, लेकिन कभी भी 50 नहीं होंगे। 5 अरब से अधिक युआन है। और क्या? हुआंग फैंग के शब्दों के अर्थ के साथ वह भविष्य में निवेश करेगा, जिसका अर्थ है कि उसके पास 5 अरब युआन से अधिक है। सचिव टैन को हुआंग फैंग के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि हुआंग फैंग इतने छोटे थे कि वो एक बार में 5 अरब युआन का निवेश कर सकते थे। आखिरकार ये 5 मिलियन युआन 50 मिलियन युआन नहीं, बल्कि 5 बिलियन युआन है। ऐसे बहुत से लोग नहीं हैं जो चीन में एक साथ इतना पैसा निवेश कर सके। क्या ये हुआंग फैंग किसी बड़े परिवार से है? बाद में लाओ क्यू से पूछे, सचिव टैन ने सोचा। हुआंग फैंग, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि ऑटोमोबाइल उत्पादन के उद्योग में प्रवेश करना इतना आसान नहीं है। पैसा एक पहलू है और अधिक महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी और अनुसंधान। ईमानदारी से कहूं तो घरेलू प्रौद्योगिकी अभी भी विदेशी देशों पर निर्भर है। यदि आप ऐसे ऑटोमोबाइल विनिर्माण उद्यम को चलाना चाहते हैं, तो आप पहले तकनीकी मुद्दों को निपटाने के इच्छुक हैं। अन्यथा ये वास्तव में सच है कि आप केवल अपने शोध पर भरोसा करते हैं। ये बहुत मुश्किल है। सचिव टैन को निश्चित रूप से उम्मीद है कि हुआंग फैंग ऑटोमोबाइल उत्पादन में निवेश करेंगे। आखिरकार यह एक बड़ा प्रोजेक्ट है। हुआंग फैंग से पहले के 2 उद्यमों की तुलना करने का कोई तरीका नहीं है। हालांकि हुआंग फैंग की 2 फैक्ट्रियां आशाजनक हैं, वर्तमान में पैमाना बड़ा नहीं है। इसके अलावा भविष्य में इस पैमाने पर अधिकतम एक वर्ष में कई 100 मिलियन युआन का कारोबार हो सकता है, इससे अधिक कुछ नहीं। हालांकि ऑटोमोबाइल उत्पादन समान नहीं है। टर्नओवर का सैकड़ों अरबों तक पहुंचना असंभव नहीं है। निस्संदेह यह वो संख्या है जिस तक बड़े ऑटोमोबाइल निर्माता पहुंच सकते हैं। हालांकि वर्तमान में पूरे प्रांत में कोई ऑटोमोबाइल निर्माता नहीं है। अधिकांश घरेलू ऑटोमोबाइल निर्माता उत्तर में आर्थिक विकास वाले प्रथम श्रेणी के शहरों या औद्योगिक शहरों में हैं, क्योंकि उन स्थानों पर अन्य शहरों की तुलना में सहायक सुविधाएं, प्रौद्योगिकी और स्थितियां बेहतर है। ऑटोमोबाइल निर्माता मुख्य रूप से उन स्थानों पर केंद्रित है और किन्हाई प्रांत में ऐसा कोई इलाज नहीं है। सचिव टैन निश्चित रूप से उन शहरों से ईर्ष्या करते हैं। वो ऑटोमोबाइल विनिर्माण उद्यमों को पेश नहीं करना चाहते थे। आखिरकार इस तरह के उद्यम की शुरुआत स्वयं एक बड़ा करदाता है और यह अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम उद्यमों को एक श्रृंखला प्रतिक्रिया बनाने के लिए भी प्रेरित करेगी, जो एक प्रांत की प्रदर्शनी के लिए बहुत फायदेमंद है। इसका प्रभाव निश्चित रूप से नहीं है 1 या 2 छोटे कारखानों की तुलना में। हालांकि सचिव टैन इसे पेश करना चाहते हैं, लेकिन वो हर समय सफल नहीं रहे हैं। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि हुआंग फैंग ने वास्तव में आज ऐसे उद्यम में प्रवेश करने के लिए कहा है। मुझे पता है, हुआंग ने कहा, पैसा कोई समस्या नहीं है, प्रौद्योगिकी कोई समस्या नहीं है और मैं भविष्य के अनुसंधान निवेश के बारे में कंजूस नहीं होऊंगा, अन्यथा मुझे एक शोध संस्थान नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आपने निर्णय ले लिया है, तो निश्चित रूप से मैं दोनों हाथों से इसके पक्ष में हूँ। आप कल मेरे कार्यालय आ सकते हैं और हम इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। बाद में आप हमारे युवा उद्यमी होंगे, प्रांत सेक्रेटरी टैन ने खुशी से कहा। सच कहूं तो सचिव टैन अब वास्तव में खुश है। उसे आशा नहीं थी कि वो आज यहाँ भोजन करने आया है और इतनी बड़ी फसल होगी। उन्हें तुरंत 5 बिलियन युआन या उससे भी अधिक का निवेश प्राप्त हुआ। यदि उन्होंने यह निवेश किया तो यह निश्चित रूप से उनके बायोडेटा में एक शानदार रिकॉर्ड और एक शानदार उपलब्धि होगी। फिर उसके लिए सभी प्रदर्शनियां बहुत लाभदायक है। सेक्रेटरी टैन अभी बहुत बुरे नहीं है। बेशक वो अभी भी ऊपर जाना चाहता है, लेकिन वो ऊपर जाना चाहता है। राजनीतिक कौशल होना ही काफी नहीं है, बल्कि उनकी उपलब्धियां भी एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। अब हुआंग फैंग ने सीधे उन्हें अपनी उपलब्धियां भेजी है। बेशक वो बहुत खुश है और उसका दिल हुआंग फैंग को, यहाँ तक कि सेक्रेटरी क्यू को भी उतना ही महत्व देता है। ठीक है, मैं कल सेक्रेटरी टैन को परेशान कर दूंगा, हुआंग फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर ये सब आपके जैसा है तो मैं हर दिन परेशान होना चाहता हूँ। सचिव टैन स्पष्ट रूप से अच्छे मूड में थे और उन्होंने हुआंग फैंग के साथ मजाक किया। उसके बाद तीनों ने अध्ययन में फिर से बातचीत की। सचिव टैन ने जाने का बीड़ा उठाया, लेकिन हुआंग फैंग ने जाने में जल्दबाजी नहीं की। सचिव क्यू को स्पष्ट रूप से उनसे कुछ और बात करनी थी। सचिव टैन को दूर भेजने के बाद सचिव हुआंग फैंग और सचिव क्यू फिर से अध्ययन के लिए वापस चले गए। सचिव क्यू ने काफी देर तक हुआंग फैंग को देखा और उनके पास कोई शब्द नहीं थे। हुआंग फैंग को कहना पड़ा, अंकल क्यू, आप मुझे इस तरह क्यों देखते हैं?
हालांकि हम एक दूसरे को कुछ समय से जानते हैं, लेकिन मैं अब आपको नहीं जानता, इसलिए मैं देखना चाहता हूं कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं, सचिव क्यू ने कहा। मैं अंकल क्यू जैसा ही हुआंग फैंग हूं, कोई रहस्य नहीं है, हुआंग फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या आप सचमुच कार उत्पादन में निवेश करने जा रहे हैं, सचिव क्यू ने पूछा। बेशक, मैं सेक्रेटरी टैन के साथ मजाक नहीं कर सकता, फिर मैं किंगडे प्रांत में साथ नहीं रह सकता, हुआंग फैंग ने कहा। हालांकि क्या आप जानते हैं कि कई अमीर लोगों ने पहले ऑटोमोबाइल विनिर्माण उद्यमों में निवेश किया है, लेकिन अंत में वे असफल रहे और बाजार को बुरी तरह छोड़ दिया। यहाँ तक कि जो कुछ निजी उद्यम अब बचे हैं वे भी जीवित हैं। अभी भी एक बड़ा अंतर है घरेलू कारों और विदेशी कारों के बीच, और चीनी लोग उन्हें बहुत अधिक नहीं खरीदते हैं। क्यू ने कहा कि टैन की तुलना में जो राजनीतिक उपलब्धियां हासिल करना चाहता था, क्यू स्पष्ट रूप से खुद हुआंग फैंग के बारे में अधिक चिंतित था। मुझे पता है, लेकिन मैं उन लोगों का अनुसरण नहीं करने जा रहा हूं, हुआंग फैंग ने आत्मविश्वास से कहा कि उनके पास पूंजी प्रौद्योगिकी की कोई कमी नहीं है और सचिव टैन की देखभाल से उन्हें नीति में कुछ मदद जरूर मिलेगी। उसे और किस बात का डर हो सकता है? यदि हम सुयुमो की मां की आवश्यकताओं को पूरा करना चाहते हैं, तो केवल हंगामा करना पर्याप्त नहीं है, ऐसा केवल इतना बड़ा उद्यम ही कर सकता है। हालांकि यदि आप एक कार का उत्पादन भी करते हैं, तो भी आप उसे बेचने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। सचिव क्यू ने कहा कि उन्हें संदेह है कि हुआंग फैंग कार नहीं बना सकते। यदि हुआंग फैंग के पास 5 अरब युआन होते, तो उत्पादन लाइन खरीदने के लिए विदेश जाना कोई समस्या नहीं होती। हालांकि तकनीकी सुरक्षा के कारण हुआंग फैंग जो उत्पादन लाइन खरीद सकता था वो पीछे रह गई होगी, या यहाँ तक कि दूसरों द्वारा समाप्त कर दी गई होगी। उस स्थिति में हुआंग फैंग द्वारा उत्पादित अधिकांश कारें दोयम दर्जे की हैं, या यहाँ तक कि दूसरी दर वाली तीसरी श्रेणी की कारों को बेचना आसान नहीं है। इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 1115 घात। अगर मेरी कार का प्रदर्शन किसी आयातित कार जैसा है, लेकिन वो केवल घरेलू कार की कीमत पर या घरेलू कार की तुलना में कम कीमत पर बेची जाती है, अंकल क्यू, क्या आपको लगता है कि कोई मेरी कार खरीदेगा? हुआंग फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा। बेशक ऐसे लोग हैं जो मूर्ख नहीं है, जो सस्ते नहीं है, सचिव क्यू ने सकारात्मक रूप से कहा। हालांकि आप जो कार बनाते हैं वो आयातित कार के प्रदर्शन को प्राप्त कर सकती है। मुझे डर है कि यह बहुत मुश्किल है, और उस स्थिति में आपकी लागत निश्चित रूप से कम नहीं होगी। यदि बिक्री मूल्य बहुत कम है, तुम कोई पैसा नहीं कमाओगे। जाहिर है, सचिव क्यू को विश्वास नहीं है कि हुआंग फैंग अच्छी कारें बना सकते हैं। भले ही हुआंग फैंग कार बनाने पर जोर देते हैं, उन्हें लगता है कि संयुक्त उद्यम बनाना बेहतर है। उस स्थिति में हालांकि हुआंग फैंग को कई बार दूसरों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा, ये पैसे खोने से बेहतर है। बेशक, इसका मतलब यह नहीं है कि संयुक्त उद्यम पैसा कमा सकता है। मुख्य बात यह है कि हर कोई संयुक्त उद्यम बना सकता है, इस तरह पैसा कमाने की संभावना अधिक होगी। वास्तव में उन आयातित कारों की कीमत बहुत अधिक नहीं है। एक तो यह है कि वे हमारा पैसा कमाना चाहते हैं, और दूसरा टैरिफ की समस्या है। इसलिए चीन में वे जो कीमत बेचते हैं वो इतनी अधिक होगी। मुझे नहीं लगता, मुझे इन 2 बिंदुओं के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। बेशक मैं पैसा कमाना चाहता हूं, लेकिन जब तक मैं बहुत लालची नहीं हूं, तब तक कोई समस्या नहीं है, हुआंग ने कहा। जहां तक तकनीकी समस्या का सवाल है, अंकल क्यू को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं इसे खुद ही हल कर सकता हूं और मेरा शोध संस्थान इसे देखने के लिए वहां नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपने पहले ही इसके बारे में सोच लिया है, इसलिए मैं और कुछ नहीं कहूंगा। आप सचिव टैन को आज इतना बड़ा उपहार देंगे, और किंगडाओ प्रांत में प्रदर्शनी भविष्य में बहुत बेहतर होगी, सचिव क्यू ने कहा। चाचा क्यू के परिचय के लिए धन्यवाद, हुआंग फैंग ने कहा। ये तो आपकी अपनी कुशलता है, नहीं तो मैं अपना मुंह भी तोड़ दूं तो भी बेकार है, सचिव क्यू ने कहा। हुआंग फैंग के बारे में सचिव क्यू की धारणा वास्तव में अच्छी है। इसका मुख्य कारण यह है कि हुआंग फैंग ने पहले अपनी बेटी को बचाया था। इसके अलावा उनकी बेटी के मन में भी अब हुआंग फैंग के लिए अच्छी भावना है। इसके अलावा हुआंग फैंग खुद भी उत्कृष्ट क्षमता के हैं। स्वाभाविक रूप से सचिव क्यू प्रभावित होंगे। सचिव क्यू और हुआंग फैंग ने बहुत देर तक बात की और हुआंग फैंग चले गए। चैट की मुख्य सामग्री यह थी कि सचिव क्यू ने हुआंग फैंग की बात उठाई और आधिकारिक क्षेत्र में ध्यान देने योग्य बात थी। आखिरकार हुआंग फैंग का करियर अब बड़ा और बड़ा होता जा रहा है, और भविष्य में अधिक से अधिक अधिकारियों से संपर्क किया जाएगा। वे लोग अपनी तरह हुआंग फैंग का ख्याल नहीं रखेंगे, चाहे उन्होंने कुछ भी कहा हो। हुआंग फैंग को पता था कि सचिव क्यू उनके लिए अच्छे थे। स्वाभाविक रूप से उन्होंने सचिव क्यू की बातें ध्यान से सुनी। इस तरह एक व्यक्ति को बोलने और एक व्यक्ति को सुनने में काफी समय लग जाता था। हुआंग फैंग के चले जाने के बाद सचिव क्यू हॉल में बैठ गए। इस समय क्यू निंगशुंग और उसकी मां सचिव क्यू के पास बैठ गई। ठंड जम रही है, आप हुआंग फैंग के बारे में क्या जानते हैं? सचिव क्यू ने अचानक अपनी बेटी से पूछा। क्यों? क्यू निंगशुंग ने अपने पिता की ओर कुछ संदेह से देखा और कहा, मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं जानता, लेकिन मुझे पता है कि उनका परिवार ग्रामीण इलाके से है। उन्होंने पहले भी बहुत काम किया है। उन्होंने एक फैक्ट्री शुरू की, या आपने बताया? मैं। ओह, वैसे हुआंग फैंग बहुत कुशल है, बहुत मजबूत है। सचिव क्यू ने सिर हिलाया, लेकिन फिर कहा, ऐसा लगता है कि हम उसके बारे में पर्याप्त नहीं जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि हुआंग फैंग ने अभी अभी अपने अध्ययन में शूजी को टैन करने का क्या वादा किया था? यह क्या है? उन्होंने कहा कि कार फैक्ट्री बनाने के लिए शुरुआती निवेश 5 बिलियन है। भविष्य में अतिरिक्त निवेश होगा, सचिव क्यू ने कहा। 5 अरब? हुआंग फैंग को इतना पैसा कैसे मिल सकता है? क्यू निंगशुंग को यह कहते हुए आश्चर्य हुआ कि अगर उसने 5 लाख युआन कहा तो हुआंग फैंग इसे निकाल सकता है। वो अब भी इस पर विश्वास करती थी, लेकिन ये 5 अरब युआन था। हुआंग फैंग के पास इतना पैसा कैसे हो सकता है? यहाँ तक कि क्यू निंगशुंग की मां भी आश्चर्यचकित थी। जियो फैंग ने सच में कहा था कि वो 5 अरब युआन का निवेश करेगा? क्या मैं अब भी तुम्हें धोखा दे सकता हूँ? सचिव क्यू ने कहा। ऐसा नहीं लगता कि वो खेलने के बारे में बात कर रहा है। इतना पैसा होना चाहिए, इसलिए मैंने कहा, हम उसे नहीं जानते। क्यू निंगशुंग लंबे समय से चुप है। हुआंग फैंग इतना अमीर कैसे हो सकता है? उसकी पहचान क्या है? ऐसा लगता है कि मैं सचमुच उसे नहीं जानता।
क्यू निंगशुंग और उनका परिवार हुआंग फैंग की पहचान पर चर्चा कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ हुआंग फैंग को यह नहीं पता है। दरअसल वो ये भी सोच सकता है कि अगर वो एक साथ इतना पैसा लगाएगा तो लोगों का ध्यान आकर्षित करेगा। यदि वो निश्चित रूप से कर सकता है तो वह धीरे धीरे आना चाहता है, अपने सीवेज उपचार संयंत्र और शराब की भट्टी के विस्तार की प्रतीक्षा करता है और फिर स्टीम कार के उत्पादन में निवेश करता है। उस स्थिति में धन का अपना स्रोत समझाया जा सकता है और कोई नहीं इस पर संदेह होगा। हालांकि समय किसी का इंतजार नहीं करता। सु युमो का परिवार उसे धीरे धीरे दिखाने के लिए इतना समय नहीं देगा और तांग मुक्सु का परिवार भी ऐसा ही करेगा। इसलिए हुआंग फैंग के पास जोखिम लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। हालांकि हुआंग फैंग का यह भी मानना है कि चूंकि भंडारण बॉक्स इतना जादुई है और उसे पैसे को वास्तविकता में स्थानांतरित करने में मदद कर सकता है, इसलिए पैसे की स्रोत को कवर करने में उसकी मदद करने का एक तरीका होना चाहिए। अन्यथा इतने सारे धन के पूंजी प्रवाह पर लंबे समय से नजर रखी जा रही है। गाड़ी चलाते समय हुआंग फैंग कल सचिव टैन से मिलने के बारे में सोच रहे हैं। उसे किस तरह की शर्तें रखनी चाहिए, यह उसके लिए अच्छा है, लेकिन इससे लोगों को ज्यादा सोचने पर मजबूर नहीं होना पड़ेगा। हालांकि जब हुआंग फैंग अपने विला में जा रहा होता है तो उसे अचानक लगता है कि आसपास का माहौल कुछ गड़बड़ लग रहा है। छूना हुआंग फैंग को लगता है कि उनकी कार को किसी चीज ने टक्कर मार दी है। हालांकि हुआंग फैंग की कार में मजबूत बुलेट प्रूफ क्षमता है, इसलिए ये हुआंग फैंग की कार से नहीं टूटता। घात हुआंग फैंग हैरान था। ये स्पष्ट था कि दूसरे पक्ष की छिपी हुई क्षमता कमजोर नहीं थी। जब वो यहाँ पहुंचे तो उन्हें इसका एहसास हुआ। गोली उसी को लगनी चाहिए जिसने अभी उसकी कार को टक्कर मारी है। कौन है भाई? हुआंग फैंग लगातार अपने दिल में अनुमान लगाता रहा कि उस पर हमला किसने किया। हालांकि कुछ समय तक हुआंग फैंग को कोई सुराग नहीं था। उन पर जियांगजू में हमला हुआ था। ऐसा लग रहा था कि वो साम्राज्य की राजधानी पेंगजिया से था, जिसकी सबसे अधिक संभावना थी। जब हुआंग फैंग ने एक्सीलेटर पर कदम रखा और कार को फिर से जोड़ा तो उसने जाने की जल्दी नहीं की, बल्कि उसी समय गाड़ी चलाई और चारों ओर खोज की। वैसे भी उनकी कार को तोड़ना इतना आसान नहीं है। अगर वो कार में है तो उसे कोई खतरा नहीं होगा, इसलिए हुआंग फैंग अब ज्यादा चिंतित नहीं है। कोई ब्रेकडाउन नहीं। वो किस तरह की कार है, इतनी बुलेट प्रूफ? हुआंग फैंग से दूर एक कोने में इस समय कई लोग छिपे हुए हैं। आसपास बहुत सारे परिवार नहीं है। वे केवल आसपास की घास पर भरोसा कर सकते हैं और खुद को छुपाने के लिए रात। हालांकि ये प्रभाव स्पष्ट रूप से इतना अच्छा नहीं है, इसलिए हुआंग फैंग उन्हें जल्द ही दिखाएंगे। इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 1116 ठीक समय पर आता है। अब आप है। हुआंग फैंग बड़बड़ाया, फिर कार तेजी से मुड़ी और छिपने की जगह की ओर दौड़ पड़ी। नहीं, वो आ रहा है, चलो चलें। उनमें से कुछ चिल्लाए और फिर तितर बितर होकर अलग हो गए। उनकी चाल सामान्य लोगों की तुलना में हल्की और बहुत तेज थी। और ये लोग स्पष्ट रूप से पराली जलाने में अच्छे नहीं हैं। साथ ही वे अभी भी हुआंग फैंग की कार पर शूटिंग कर रहे हैं। बैंग बैंग गोलियां हुआंग फैंग की कार पर लगी, जिससे अनगिनत चिंगारियां फूट गई। हालांकि बिना कोई पेंट गिरे भी हुआंग फैंग की कार अभी भी सुरक्षित है। हर कोई, लक्ष्य की कार बुलेट प्रूफ है। कार पर दोबारा गोली मत चलाना, उसे फुसलाकर बाहर निकालो। हुआंग फैंग पर घात लगाकर हमला करने वालों में से स्पष्ट नेता ने ईयरफोन से कहा। हाँ, बाकी सभी लोगों ने जवाब दिया। अचानक आसपास की सभी बंदूकें गायब हो गई। केवल हुआंग फैंग की कार की गड़गड़ाहट रह गई। स्वाभाविक रूप से हुआंग फैंग ने भी देखा कि वे लोग अलग हो गए थे। हालांकि उनकी कार तेज थी और उनकी प्रतिक्रिया धीमी नहीं थी। वे लोग स्पष्ट रूप से सामान्य लोग नहीं थे और उनकी हरकतें बहुत तेज थीं। यदि वो गाड़ी चलाकर एक दूसरे को मारना चाहे तो वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता था। हालांकि हुआंग फैंग का इरादा हार मानने का नहीं था। उसने कार में एक बटन दबाया और फिर कार के चारों ओर 4 ब्लैक होल दिखाई दिए। हुआंग फैंग ने उनमें से एक को चुना और फिर दूर से कूद रहे लोगों के खिलाफ बटन दबाया। तभी एक थूथन में सफेद रोशनी की चमक दिखाई दी। अचानक दूर बैठे आदमी के चारों ओर एक विस्फोट हुआ। वह आदमी स्पष्टता तैयार नहीं था। वह अचानक पलट गया और जमीन पर गिर गया। वह नहीं जानता था कि वो जीवित है या मर गया। यही कारण था कि हुआंग फैंग ने जानबूझकर बंदूक से अपने चारों ओर गोली चलाई। अगर वो सीधे उस पर वार करता तो शायद अब वो मर चुका होता। जिन लोगों ने हुआंग फैंग पर घात लगाकर हमला किया वे हुआंग फैंग की तोप से चौंक गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा। उन्हें अब भी समझ नहीं आ रहा कि क्या हुआ। उनके एक साथी की मौत हो गई और हुआंग फैंग ने भी गोलाबारी बंद कर दी। इसलिए नहीं कि गोला बारूद नहीं था, बल्कि इसलिए कि अभी उस बंदूक की आवाज बहुत तेज थी। हुआंग फैंग चीजों को बड़ा करने से डर रहा था। उस वक्त उनकी कार का राज खुल गया। वो यहाँ है, बाकियों को अकेला छोड़ दो और मुझे गोली मार दो। हुआंग फैंग पर घात लगाकर हमला करने वालों में वो स्पष्ट रूप से नेता था। उन्होंने उदास चेहरे के साथ कहा कि उन्हें आज रात की कार्रवाई का पूरा भरोसा है। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा। वो हुआंग फैंग को पकड़ने में सक्षम नहीं था। वो पहले ही अपने एक व्यक्ति को खो चुका था, जिससे उसका मूड खराब हो गया था। जैसे ही हुआंग फैंग कार के दरवाजे से बाहर निकले उन्हें लगा कि उन पर गोली चल रही है। उसने जल्दबाजी में लिंगबो का एक छोटा सा कदम उठाया। बचते बचाते वो भी उन्हीं लोगों में से एक के पास जा रहा था। इस समय वे सभी लोग अलग हो गए थे। वो उनमें से केवल एक को चुन सकता था और फिर उन्हें तोड़ सकता था। गोलियां बजती रहीं। हालांकि वे गोलियां केवल हुआंग फैंग के आसपास लगी और उसे मारने में विफल रहीं। ये स्थिति उन लोगों को और भी अधिक परेशान कर देती है जो हुआंग फैंग पर हमला करने आते हैं। अब लक्षित पात्र जितना वे सोचते हैं उससे कहीं अधिक परेशान करने वाले हैं और हुआंग फैंग का कौशल उनकी कल्पना से बहुत दूर है। हालांकि चूंकि उन्हें कार्य मिल गया है वे आसानी से हार नहीं मान सकते। तो नेता के आदेश पर वे सभी हुआंग फैंग को घेरने जाते हैं और हुआंग फैंग को साफ करने के लिए मिलकर काम करना चाहते हैं। वास्तव में हालांकि उनकी शूटिंग कौशल अच्छी है, जाहिर है उन्हें अपने कौशल पर अधिक भरोसा है। इसलिए भले ही इतने सारे लोग एक साथ शूटिंग करें वे हुआंग फैंग को नहीं मार सकते। लेकिन वे पूर्ण निराशा के समय तक नहीं पहुंचे हैं।
सही समय पर अपने आसपास की भीड़ को देखकर हुआंग फेंग आश्चर्यचकित नहीं बल्कि प्रसन्न हुए। उसने अपने दाहिने हाथ से सामने वाले व्यक्ति का अभिवादन किया। छूना दो व्यक्तियों की मुठ्ठियां अप्रत्याशित रूप से नहीं टकराई। फिर सभी ने एक क्लिक सुनी। उस आदमी के दाहिने हाथ की हड्डी भारी प्रहार के कारण टूट गई थी और हड्डी टूटने की आवाज के साथ हवा में दिखाई देने लगी थी। ओह! वो आदमी चिल्लाया और अत्यधिक दर्द के कारण उसका चेहरा और अधिक क्रूर हो गया। हुआंग फेंग ने अपना दाहिना पैर बाहर निकाला और एक पैर दूसरे की छाती पर मारा और उस आदमी का शरीर अचानक उड़ गया। हुआंग फेंग ने इस बार अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, इसलिए हुआंग फेंग के 2 साधारण हमलों से वो व्यक्ति मारा गया। घटनास्थल पर अन्य लोग विस्मयकारी लग रहे थे। यदि वे पहले सोचते थे कि हुआंग फेंग केवल सख्त था, तो अब वे सोचते हैं कि हुआंग फेंग भयानक है और उसकी ताकत उनसे बहुत अधिक है। डरो मत, वो केवल एक ही व्यक्ति है। ऊपर नेता के चेहरे पर कुछ झिझक थी, लेकिन फिर उन्होंने हमला जारी रखने का फैसला किया। फिर लोगों ने हुआंग फेंग पर फिर से हमला किया, लेकिन हुआंग फेंग अभी भी निडर था। उसने मुक्का मारा और एक छाया बाहर ले आया। लड़ाई के माध्यम से हुआंग फेंग भी बाहर आ गए। ये लोग आम लोगों से बहुत दूर हैं, यहाँ तक कि हुआंग फेंग को भी उनमें कई आंतरिक ताकतें महसूस हुई, जो आसान नहीं है। बाई जियाओरो से हुआंग फेंग को पता था कि वास्तव में बहुत कम लोग हैं जो आंतरिक शक्ति में महारत हासिल कर सकते हैं, यहाँ तक कि कम विशेषज्ञ भी हैं। अधिकांश लोग जो आंतरिक शक्ति में महारत हासिल कर सकते हैं, वे द्वितीय श्रेणी के विशेषज्ञों के स्तर तक खेती कर सकते हैं, जो आसान नहीं है। इसके अलावा ये कई वर्षों की खेती का परिणाम है। निस्संदेह कुछ कुलीन परिवारों के पास अपने स्वयं के रक्षक भी होते हैं। इनमें से कई रक्षकों के पास आंतरिक शक्ति है। इसके अलावा प्रचुर संसाधनों के कारण उनकी खेती की डिग्री बिखरे हुए लोगों की तुलना में तेज है। हालांकि दूसरी श्रेणी से प्रथम श्रेणी तक पहुंचना बहुत कठिन है। हुआंग फेंग की आंखों के सामने उन लोगों के लिए जिन्हें हुआंग फेंग को लगा कि उनके पास आंतरिक शक्ति होगी, वे सभी तीसरे और दूसरे वर्ग के बीच के थे। आम लोगों के लिए वे पहले से ही बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन हुआंग फेंग के लिए वे स्पष्ट रूप से देखने के लिए पर्याप्त नहीं है। भले ही उनके पास बहुत सारे लोग हों, फिर भी वे बेकार हैं। हुआंग फेंग की लड़ाई के दौरान वे लोग और अधिक भयभीत हो गए। हालांकि उन्हें पहले लगता था कि हुआंग फेंग वास्तव में मजबूत था, लेकिन असली लड़ाई के बाद उन्हें निराशा महसूस हुई। यानी उन्होंने कितनी भी कोशिश की, वे हुआंग फेंग को नहीं मार सके और उन्होंने हुआंग फेंग के कब्जों को भी नहीं छुआ। लेकिन हुआंग फेंग ने उन पर लगातार हमला किया, एक एक करके उन्हें नीचे गिरा दिया गया। और हुआंग फेंग का हाथ इस बार काफी भारी है। आखिर यहाँ आए लोग कोई आम लोग नहीं है। इसके अलावा अगर वे सस्पेंशन स्पोर्ट्स कार में नहीं बैठे होते तो शायद उन्हें खतरा होता। इसके अलावा ये लोग यहाँ मिले, जिससे हुआंग फेंग को थोड़ा डर लगा। अतः वह आज सामान्य से कहीं अधिक निर्दयी है। इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 1117 पेंगल्स। 3 मिनट से भी कम समय में हुआंग फेंग ने दूसरे पक्ष के 4 या 5 लोगों को नीचे गिरा दिया। इस बार दूसरे पक्ष में 7-8 लोग ही हैं। ये कहा जा सकता है कि उनमें से अधिकांश को हुआंग फेंग ने गिरा दिया है। इसके अलावा जिन लोगों को नीचे गिराया गया है वे या तो मौके पर ही मर गए हैं या गंभीर रूप से घायल हैं। तो उन सभी को क्यों नहीं मारा गया? ऐसा इसलिए है क्योंकि हुआंग फेंग अभी भी उनके मुंह से उनकी पहचान के बारे में जांच करने की योजना बना रहे हैं। निकालना। जब हुआंग फेंग बाकी लोगों को मारने के लिए तैयार था, तो बाकी 3 लोग पीछे हटने के लिए दृढ़ थे। जहां तक जमीन पर मौजूद साथियों की बात है, वे इतनी परवाह नहीं कर सकते थे। अगर वे दौड़ सके तो अच्छा होगा। जहां तक साथियों की बात है तो वे बाद में उन्हें बचाने की कोशिश कर सकते हैं। अगर चाहो तो आओ और चाहो तो चले जाओ। हुआंग फेंग ने इन लोगों को जाने नहीं दिया। इस बार वो बहुत गुस्से में थे। सबसे पहले उन्होंने यह नहीं बताया कि ये लोग कौन थे, लेकिन उन्हें उनका निवास पास में ही मिला। जाहिर तौर पर यह एक बड़ा खतरा था। वो ठीक था, उनके आवास में कई महिलाएं थीं। एक बार जब उनके साथ कोई दुर्घटना हुई तो यह उनके लिए पूरी तरह से अस्वीकार्य था। फिर हुआंग फेंग ने अपना दाहिना हाथ उठाया, भागे हुए व्यक्ति की ओर इशारा किया और फिर जैसे कि उसे गोली मार दी गई हो, वो गिर गया, जमीन पर लेट गया और चिल्लाने लगा। हुआंग फेंग ने बाकी 2 लोगों के साथ भी ऐसा ही किया। दोनों लोगों के लिए कोई दुर्घटना नहीं हुई, वे सभी जमीन पर गिर गए और भागने का कोई रास्ता नहीं था। बेशक हुआंग फेंग ने 6 पल्स वाली दिव्य तलवार का इस्तेमाल किया। अंतिम प्रसारण से पहले हुआंग फेंग ने केवल 1 उंगली सीखी थी और कभी कभी वो बाहर नहीं आ पाता था। हालांकि पिछले वर्ष में हुआंग फेंग ने 6 पल्स तलवार के अपने निरंतर अभ्यास में कभी ढील नहीं दी। 1 साल के अभ्यास के बाद वो न केवल 3 अंगुलियों का उपयोग करने में सक्षम है, बल्कि उनका उपयोग करने में भी कम असमर्थ है। इस समय भागने वाले 3 लोगों से निपटने का ये सबसे अच्छा तरीका है। बताओ तुम कौन हो? हुआंग फेंग ने एक व्यक्ति की छाती पर कदम रखा और दूसरी ओर नीचे देखते हुए पूछा। अभी वो वही था। ये आदमी सिग्नल पर ऑर्डर दे रहा था। जाहिर है लोगों के इस समूह ने उन्हें अपना नेता मान लिया। गुंजन। उस आदमी ने हुआंग फेंग की ओर देखा और ठंडे स्वर में छींक दी। फिर उसने अपना सिर एक तरफ घुमाया और हुआंग फेंग को देखना बंद कर दिया। जाहिर है वो हुआंग फेंग की बातों का जवाब नहीं देना चाहता था। मोह अभी भी बहुत सख्त है। हुआंग फेंग ने व्यंग्य किया, फिर अपना दाहिना पैर उठाया। फिर उसने जोर से एक दूसरे के हाथ पर पैर रखा और क्लिक और वाइप की आवाज सुनी। शख्स के हाथ से हड्डी टूटने की आवाज आई। आह! उस आदमी का ठंडा पसीना अचानक उतर आया और उसका चेहरा पीला पड़ गया। इस बार उसने हुआंग फेंग को देखा, लेकिन ये शातिर अर्थ से भरा था। हुआंग फेंग, शांत मत रहो। भले ही तुम हमें मारोगे, तुम मरोगे। ओह, मैं मर गया। मैं देखना चाहता हूँ कि मुझे कौन मारेगा। हुआंग फेंग ने अपने दूसरे हाथ को रौंदते हुए हल्के से कहा। हालांकि वो आदमी दर्द से लगभग बेहोश हो गया था, फिर भी उसने अपने दांत काटे और अपनी पहचान नहीं बताई। हुआंग फेंग भी जल्दी में नहीं है। वो इन लोगों को पकड़ने और फिर धीरे धीरे उनसे पूछताछ करने की योजना बना रहा है। बाई जियाओरो ऐसी चीजों पर पूछताछ करने में अच्छी है, लेकिन वो अब यहाँ नहीं है और तियान जून भी इसमें अच्छा है।
इसलिए हुआन फैंग ने अपना मोबाइल फोन निकाला और तियानजून को फोन किया और उनसे कई भरोसेमंद लोगों को लाने और इन लोगों का अच्छा परीक्षण करने के लिए कहा। जहां तक उन लोगों की बात है जो हुआन फैंग द्वारा मारे गए थे, हुआन फैंग ने उन्हें नाजी में एकत्र किया। बेशक ऐसा दृश्य घटनास्थल पर मौजूद अन्य लोगों ने नहीं देखा। तियानजून जल्द ही यहाँ आएंगे। उसके बगल में 2 लोग हैं, उनमें से एक हुआंग फैंग, वह है जो गुप्त रूप से था। ऐसा लगता है कि तियानजून वास्तव में उस पर विश्वास करता है। इन लोगों से पूछताछ करें और उनकी पहचान का पता लगाएं, हुआंग फैंग ने मैदानी सेना से कहा। तियानजून ने सिर हिलाया और अपने 2 छोटे भाइयों को जमीन पर लेटे हुए 4 लोगों के पास ले गया। हालांकि जब वह हुआंग फैंग द्वारा पूछताछ किए गए व्यक्ति के पास आया तो उसने हल्का ही हेच दिया। क्या बात, हुआंग फैंग ने पूछा, ये देखकर कि वो खाली लग रहा था। मैंने इस आदमी को पहले देखा है, वो चीन की राजधानी में पेंग परिवार से लगता है। जब मैं पेंग चेंगफू के पिता को देख रहा था तो चीन की राजधानी में पेंग परिवार ने एक और व्यक्ति भेजा, वो उनमें से एक था। मैदानी सेना ने नेता की ओर इशारा करके कहा। तियानजून ने जानबूझकर उस आदमी से परहेज नहीं किया। तो तियानजून ने सुना कि उसने क्या कहा। फिर उसका चेहरा बदल गया और उसने हुआंग फैंग और तियानजून से कहा, यदि आप जानते हैं तो आप क्या कर सकते हैं? आप पेंगस से नहीं निपट सकते, उनके खिलाफ लड़ो, तुम मर चुके हो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, तियानजून द्वारा लाए गए व्यक्ति ने उसे लात मार दी। लड़का बहुत ईमानदार था, अपनी क्षमता के कारण उसे इन छोटे गैंगस्टरों से डरने की जरूरत नहीं थी। लेकिन हुआंग फैंग के साथ लड़ने की प्रक्रिया में वो हुआंग फैंग द्वारा गंभीर रूप से घायल हो गया, इसलिए एक छोटे से गैंगस्टर को भी अभी भुगतान नहीं किया जा सकता है। उनकी बातें सुनकर हुआंग फैंग ने मूल रूप से यह निर्धारित कर लिया कि ये लोग पेंग हैं। इससे पहले हुआंग फैंग को वास्तव में पेंगस पर संदेह था। आखिरकार पेंगो ने उस पर संदेह किया है और पेंगो के पास इन लोगों को भेजने की ताकत है। हालांकि हुआंग फैंग ने यह नहीं सोचा था कि पेंग चेंगफू के पिता वास्तव में काफी क्रूर थे और यह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं था कि वह अपने बेटे का हत्यारा था। इसलिए उसने सीधे तौर पर खुद को मारने के लिए किसी को भेजा। उनसे दोबारा पूछे और उन्हें बताएं कि वे क्या जानते हैं, हुआंग फैंग ने मैदानी सेना से कहा। ठीक है, तियानजून ने उत्तर दिया। इसके बाद वो और उसका छोटा भाई उन लोगों के साथ चले गए। जाहिर है उसका अच्छा परीक्षण होने वाला था। पेंग परिवार, हाँ, हुआंग फैंग ने तियानजून और अन्य लोगों के पीछे की ओर देखा और बड़बड़ाते हुए वहीं खड़ा हो गया। उसके बाद हुआंग फैंग घूम गया और विला में लौट आया, निश्चिंत होकर जैसे पहले कुछ हुआ ही न हो। हालांकि हुआंग फैंग के दिमाग में वो पहले से ही खुलने की योजना बना चुका है। वो जिस स्थान पर रहता है वो बहुत छिपा हुआ नहीं है। जब तक कोई जांच करना चाहता है इसका पता लगाना आसान है। उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। हालांकि यहाँ रहने वाली महिलाओं को कोई खतरे में नहीं डाल सकता। इसलिए जब हुआंग फैंग विला में लौटा तो उसने सु युमो से कहा कि वो विला की सफाई के लिए कुछ नौकरों को नियुक्त करने जा रहा है। वे भविष्य में भी यहीं रहेंगे। सु युमो के 3 लोगों के बारे में कोई संदेह नहीं है। आखिरकार हुआंग फैंग द्वारा खरीदा गया विला क्षेत्रफल में छोटा नहीं है। सामान्य समय में इसे साफ करने के लिए कुछ नौकरों को नियुक्त करना सामान्य बात है। इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 1118 कोई कॉल नहीं। हुआंग फैंग ने निश्चित रूप से सामान्य नौकरों को नहीं बल्कि भंडारण बॉक्स से बदले गए दासों को काम पर रखा था। ये लोग 2 दर्जे के शिखर स्तर के होते हैं। इन लोगों के साथ यहाँ आम लोगों के लिए सु युमो पर हमला करना असंभव है। इसके अलावा गोपनीयता की खातिर इस बार हुआंग फैंग द्वारा छुड़ाए गए सभी दास महिलाएं थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि वे सभी सुंदर थे। वे ऐसे गुलाम थे जो रास्ते में विपरीत लिंग का ध्यान आसानी से आकर्षित कर लेते थे। इससे हुआंग फैंग थोड़ा परेशान हो गए क्योंकि उन्होंने इन गुलामों को छुड़ाया, न कि केवल उनके लिए। यहाँ हम सु युमो की रक्षा करते हैं। जब वे काम पर जाए तो उनका अनुसरण करना चाहिए। यदि यह बहुत सुंदर है तो लोगों का ध्यान आकर्षित करना आसान है। हालांकि चूंकि इसका आदान प्रदान हो चुका है, हुआंग फैंग केवल इसे स्वीकार कर सकता है। आखिरकार स्टोरेज बॉक्स में रिटर्न और एक्सचेंज का कार्य नहीं होता है। इन दासों की कीमत उसे बहुत अधिक थी, इसलिए हुआंग फैंग इसे फेंकने के लिए अनिच्छुक है। वो इसका उपयोग केवल पहले ही कर सकता है। मुझे उम्मीद है कि उनमें खुद को छुपाने की क्षमता होगी, हुआंग फैंग ने मन ही मन सोचा। और दूसरी तरफ पेंग चेंगफू के पिता इस समय आराम नहीं कर रहे हैं। वो अपने आवास में है और उस व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहा है जिसे उसने बाहर भेजा था और वो उसकी जान बचाने के लिए वापस आएगा। बात बस इतनी सी है कि रात के 12 बजने वाले हैं, लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं है। उसने जितने लोगों को वापस भेजा उनमें से किसी को भी वापस नहीं भेजा। क्या हो रहा है? हुआंग फैंग से निपटने में कितना समय लगेगा? पेंग चेंगफू के पिता ने भौहें चढ़ा दी। हुआंग फैंग और तियानजून गलत नहीं है। आज रात हुआंग फैंग पर हमला करने वाले लोगों को पेंग चेंगफू के पिता ने भेजा था। ये लोग अभी चीन की राजधानी से जियांगजू आए हैं। पेंग चेंगफू के पिता की राय में अगर इतने सारे लोग हुआंग फैंग से निपटने के लिए जाते हैं तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बेशक ये राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो के सदस्य के रूप में हुआंग फैंग की पहचान के कारण भी है। उन्होंने सुरक्षित रहने के लिए एक ही समय में इतने सारे लोगों को भेजा। हालांकि जिसे वो सुरक्षित मानता है उसमें अब कुछ बदलाव दिख रहे हैं। वो लोग अभी तक वापस नहीं आए। हालांकि पेंग चेंगफू के पिता को अभी भी नहीं लगता कि उनके साथ कोई दुर्घटना हुई है। इस समय उन्हें लगता है कि चीजें उतनी सरल नहीं है जितना वे सोचते हैं। उन्हें कॉल करें और पूछें कि क्या चल रहा है। अंत में पेंग चेंगफू के पिता ने धैर्य खो दिया और अपने एक अंगरक्षक से कहा कि यह मुख्य रूप से उसके दिल में बुरी भावना थी जो और भी मजबूत हो गई थी। हाँ, पेंग चेंगफू के पिता के बगल में खड़े एक गार्ड ने जवाब दिया, फिर अपना सेल फोन निकाला और उसे डायल किया। हालांकि उसने इसे 4 या 5 बार डायल किया और फिर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। क्या बात? पेंग चेंगफू के पिता से पूछा। किसी ने कॉल का उत्तर नहीं दिया। गार्ड ने कहा, यह कैसे हो सकता है? भले ही उन्होंने अभी तक शुरुआत नहीं की है, कॉल लेना हमेशा ठीक होता है।
कोई इसका उत्तर कैसे नहीं दे सकता। पेन चेनफू के पिता ने संदेहपूर्वक कहा कि उन्होंने स्पष्ट रूप से नहीं सोचा था कि कार्य की विफलता के कारण वे लोग वापस नहीं आए थे। उनकी राय में उन लोगों को अभी तक हुआंग फैंग के शुरू होने का इंतजार नहीं करना चाहिए था। हालांकि उसने फोन का उत्तर क्यों नहीं दिया, इससे वो थोड़ा भ्रमित हो गया और ऐसा लगता है कि कोई भी उसे यहाँ उत्तर देने में सक्षम नहीं है। पेन चेनफू के पिता ने उदास चेहरे के साथ कहा, फिर से बुलाओ। इसलिए गार्ड केवल उन लोगों को बार बार कॉल कर सकता है, लेकिन परिणाम वही होते हैं, कोई भी फोन का जवाब नहीं देता है। ठीक है, तुम बाहर जाओ। आखिरकार जब वो छोटा लड़का था, पेन चेनफू के पिता ने गार्डों के निरर्थक व्यवहार को रोक दिया। उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया था कि जिन लोगों को उन्होंने बाहर भेजा था वे बिना किसी कारण के गायब हो गए थे। वे चुपचाप गायब हो गए थे। गायब होने से पहले भी उनके पास रिपोर्ट करने या मदद मांगने का समय नहीं था। गार्ड को अपने कमरे से निकलते देख पेन चेनफू के पिता का चेहरा पूरी तरह से उदास हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। क्या गार्डों के गायब होने का संबंध हुआंग फैंग से था? यह असंभव है। हुआंग फैंग में केवल एक व्यक्ति है। वो कहाँ अधिक शक्तिशाली हो सकता है? इसके अलावा वे अभी भी पहले से घात लगाकर बैठे हैं। हुआंग फैंग को आश्चर्यचकित कर सकते हैं। इस मामले में भले ही हुआंग फैंग फिर से चले जाए, यह एक मृत अंत होने के लिए बर्बाद है। हालांकि अगर इसका हुआंग फैंग से कोई लेना देना नहीं है तो वे लोग कहाँ गए? क्या ये कई परिवार से संबंधित है? पेन चेनफू के पिता भी जानते हैं कि कई परिवार के लोग इस अवधि के दौरान हत्यारों की तलाश कर रहे हैं। हालांकि उसे इसकी ज्यादा परवाह नहीं है। उसके चारों ओर बहुत सारे रक्षक हैं। अगर दूसरा पक्ष हत्यारों को ढूंढ भी ले तो भी उसे कोई बड़ा खतरा नहीं होगा। अभी ऐसा लगता है कि मैंने कई परिवार को कम आंका है। आखिरकार कई परिवार पैसे और ताकत के साथ यहाँ का स्थानीय नेता है। अगर मैं किसी हत्यारे को ढूंढना चाहूँ तो मैं निश्चित रूप से उस तरह का शक्तिशाली हत्यारा ढूंढूंगा। हो सकता है कि मेरे गार्डों के गायब होने का संबंध कई परिवार से हो। ये सोचकर पेन चेनफू के पिता ने तुरंत अपने निवास के आसपास और लोगों को भेजा। कई यूरे को अब खुद से नफरत है। वो जानता है कि वो खुद से कितनी नफरत करता है। अगर उसे हत्यारा मिल जाए तो वो उसके पास आएगा, अतः उसे सावधान रहना चाहिए। हुआन फैंग को भी उम्मीद नहीं थी कि पेन चेनफू के पिता ये गलत समझेंगे कि गार्ड के लापता होने के लिए कई यूरे जिम्मेदार था। आखिरकार दूसरे पक्ष ने पहले ही उसकी पहचान कर ली थी। भले ही वो और भी अधिक शक्तिशाली था, वो अधिक से अधिक दोयम दर्जे का था। उसके द्वारा भेजे गए गार्डों में बहुत अधिक आंतरिक शक्ति और कई द्वितीय श्रेणी के विशेषज्ञ थे। इस मामले में हुआन फैंग नहीं रह सका। तियानजून की कार्यकुशलता अभी भी बहुत अधिक है। अगली सुबह हुआन फैंग को उसका फोन आया। पेन परिवार के जिन गार्डों को उसने छीन लिया था उन्हें भर्ती कर लिया गया है। हालांकि उन्होंने ज्यादा भर्ती नहीं की। उन्हें वास्तव में पेन चेनफू के पिता द्वारा राजधानी से स्थानांतरित किया गया था। हालांकि वे लंबे समय तक जियांगजू नहीं आए, इसलिए पेन चेनफू के पिता की हालिया गतिविधियों के बारे में ये स्पष्ट नहीं है। हालांकि उन्हें हुआन फैंग को मारने के लिए पेन चेनफू के पिता का आदेश मिला और फिर वे बिना कोई निशान छोड़े घटनास्थल से चले गए। जाहिर है पेन चेनफू के पिता ने अब यह निर्धारित कर लिया है कि हुआन फैंग ने उनके बेटे को मार डाला, लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं है। हुआन फैंग की पहचान के कारण के अलावा वो पहले हुआन फैंग को पकड़ नहीं सका और फिर उसे सफलता तक हरा दिया। इसलिए अंत में वो केवल हुआन फैंग को सीधे मारने के बारे में सोच सकता है। भले ही राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो के लोगों को संदेह हो कि उसने ऐसा किया है, लेकिन इस मामले में कोई सबूत नहीं है। हम उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। ये सिर्फ इतना है कि पेन चेनफू के पिता ने सब कुछ गणना की है, लेकिन हुआन फैंग की ताकत से चूक गए। हुआन फैंग की ताकत के बारे में उनका आकलन स्पष्ट रूप से गंभीर रूप से अपर्याप्त है, जिसके कारण आज ये स्थिति पैदा हुई है। इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 1119 वो आदमी कौन है? कैसे हैं वो लोग? हुआन फैंग ने पूछा। वहां एक और सांस है, मैदानी सेना ने उत्तर दिया। उन्हें देखो, उन्हें भागने मत दो। हुआन फैंग ने कहा कि हुआन फैंग के दिल में उन्होंने सीधे तौर पर इन लोगों को मौत की सजा सुनाई, लेकिन वह नहीं चाहते थे कि फील्ड सेना इस मामले में बहुत गहराई तक डूबे। चिंता मत करो, वे भागेंगे नहीं, मैदानी सेना ने कहा। हुआन फैंग का फोन रखने के बाद हुआन फैंग बाहर चला गया। आज उन्होंने और सचिव टैन ने कार उत्पादन के बारे में बात करने के लिए एक नियुक्ति की। हम देर नहीं कर सकते। सचिव टैन के कारण हुआन फैंग आसानी से सचिव टैन के कार्यालय में प्रवेश कर सकते थे। हालांकि उन्होंने देखा कि सचिव टैन के कार्यालय के बाहर अन्य शहरों के कई नेता सचिव टैन को रिपोर्ट करने की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वो सचिव टैन के नेतृत्व में सीधे सचिव टैन के कार्यालय में दाखिल हुए। अभी वो व्यक्ति कौन था? सीधे अंदर क्यों जाए? एक नेता ने हैरान चेहरे के साथ पूछा। मुझे नहीं पता, लेकिन सचिव टैन के सचिव अभी युवक के प्रति बहुत विनम्र थे। जाहिर है युवक साधारण नहीं है, एक अन्य नेता ने कहा। ये लोग शब्दों और भावों का अवलोकन करने में बहुत अच्छे होते हैं। इसलिए जब हुआन फैंग सचिव टैन के सचिव के पीछे पीछे सचिव टैन के कार्यालय में गए तो उन्होंने सचिव टैन के चेहरे पर भाव देखे। ये बहुत विनम्र था। वहाँ कोई शेल्फी नहीं थी। आपको पता होना चाहिए कि यह सचिव क्विंगशेंग नंबर 1 थे, शहर के नेता। जब आप एक दूसरे को देखते हैं तो आपको विनम्र होना चाहिए और एक दूसरे को खुश करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। हालांकि दूसरा पक्ष उनके प्रति इतना विनम्र नहीं हो सकता है। इसलिए सचिव टैन की अभिव्यक्ति और रवैये के अनुसार सचिव टैन के कॉल की प्रतीक्षा कर रहे शहर के नेता मोटे तौर पर यह अनुमान लगा सकते हैं कि हुआन फैंग की पहचान सामान्य नहीं है। स्वाभाविक रूप से हुआन फैंग को बाहर के लोगों की बातचीत का पता नहीं था। इस समय वो सचिव टैन के कार्यालय में प्रवेश कर चुके थे। वहां उन्होंने सचिव टैन, सचिव क्यू और एक अन्य व्यक्ति को देखा। सचिव टैन द्वारा पेश किया गया वो व्यक्ति प्रांत में निवेश प्रोत्साहन का प्रभारी नेता था। वैसे भी यदि वो इस कार्यालय में उपस्थित हो सकता है तो उसे प्रांत मार्गदर्शक का नेता होना चाहिए।
ये देखा जा सकता है कि सचिव टैन आज भी आज की बैठक को बहुत महत्व देते हैं। जब वो कल रात वापस गए तो उन्होंने संबंधित सामग्रियों की जांच की और ऑटोमोबाइल विनिर्माण उद्योग की अधिक व्यापक समझ प्राप्त की। साथ ही उन्होंने ये भी अधिक स्पष्ट रूप से समझा कि यदि प्रांत में अधिक ऑटोमोबाइल विनिर्माण उद्यम होंगे तो इसका पूरे प्रांत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इन समझ के कारण ही उसका हुआंग फैंग के प्रति बेहतर रवैया है। इसे निवेश प्रोत्साहन के प्रभारी नेता और सचिव टैन ने देखा और याद किया है, जो जानते हैं कि हुआंग फैंग सचिव टैन के एक विशिष्ट अतिथि हैं और उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। सचिव टैन के सचिव ने गुप्त रूप से खुद को बधाई दी। सौभाग्य से उन्होंने पहले हुआंग फैंग की उपेक्षा नहीं की। अब ये बहुत बुद्धिमानी वाली बात लगती है। न केवल सचिव टैन ने हुआंग फैंग को महत्व दिया, बल्कि सचिव क्यू ने भी हुआंग फैंग की देखभाल की। ऐसे व्यक्ति को स्वयं नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। निवेश प्रोत्साहन के प्रभारी नेता हुआंग फैंग के प्रति सचिव टैन के रवैये को व्यक्त करने के अलावा हुआंग फैंग के वित्तीय संसाधनों से भी हैरान थे। आपको पता होना चाहिए कि ऑटोमोबाइल विनिर्माण उद्यम में निवेश करना आम लोगों के बस की बात नहीं है। चीन में जिन लोगों के पास यह वित्तीय संसाधन है वे इसके बिना नहीं है, लेकिन उनमें से कोई भी इस